सर। सबसे पहले हम उन भाइयों से मिलना चाहेंगे जो भाई बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब 1 साल के अंदर में चाहे तो कोर्स कंप्लीट किए हैं या प्रैक्टिस शुरू किए हैं। वैसे कितने लोग हैं, थोड़ा सा हैंड रीच कर सकते हैं क्या? नमस्कार रमेश सर। चंद्र जी। और कितने लोग हैं जो 1 साल के अंदर में या 1 साल से प्रैक्टिस शुरू किए हैं? देवी सिंह जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी अभी तक 3 लोग हैं जो 1 साल से प्रैक्टिस शुरू किए हैं। मैं भी मैं भी हूँ सर। थैंक और यू, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैं भी हूँ सर, नमस्कार मैं जी, भी हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं भी हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विपिन सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल है? चिन्मय जी, आप तो पुराने हैं। आप पुराने ही अभी तो हैं। जो अभी तो 1 साल के अंदर की हम खोज रहे हैं हमारे करंट भाइयों से। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह सर, तो भाई जो भी फैजाबाद भाई से। लोग अभी 1 साल के अंदर में शुरू किए हैं, हमारी आवाजें आप सबों तक अगर जा रही है तो जी जी उसमें से बिल्कुल। जी जो आ भी रही है है सर, आ रही है। जो नए नए बच्चे, नए स्टूडेंट जो भी हैं, हमारे नए छोटे भाई जो 1 साल के अंदर में शुरू किए हैं, उनके अगर कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप फर्स्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राथमिकता आप लोगों को है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने आप को म्यूट तोड़ के और क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कंफ्यूजन न्यूरोथेरेपी से संबंधित तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। प्रविंदर जी, जी जी। फिलहाल इन लोगों को क्वेश्चन अपना याद कर लेने दीजिए। हाँ जी। आज का सब्जेक्ट आपका है जी पेनक्रियाज। जी, पेंक्रियाज बैक स्टेज का पेनक्रियाज से सुपरस्टार। होने पेनक्रियाज से होने वाले समस्या बिल्कुल एंड पेनक्रियाज का सॉल्यूशन। बिल्कुल पेनक्रियाटिक डिजीज को कैसे हम क्योर करें? क्या बिल्कुल पेनक्रियाज को पेनक्रियाज से ही क्योर करेंगे या बिल्कुल पेनक्रियाज को क्योर करने के लिए हमको और भी सारा व्यवस्था साधन शरीर में देना पड़ता है? बिल्कुल। इसी से रिलेटेड आज का क्लास है ना? जी जी बिल्कुल। इसकी इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके कुछ फॉर्मूला जो हमने यानी प्रैक्टिकली बहुत इसके अनुभव पाया बारे है। में, मतलब इसके बारे में जो कुछ भी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दिया जा सकता है, उस हाँ तैयारी जी। में आप हैं। जी तो बिल्कुल हम लोग बिना समय गंवाए अपने अपने माइक को म्यूट करके, बिल्कुल सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने माइक को म्यूट करें और ये तैयारी जो इनकी है उसका हम लोग मतलब इनका तैयारियों का बिल्कुल। भरपूर आनंद लें। ठीक है आज की जी। क्लास बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर सब लोग बिल्कुल अच्छे से इसको अगर अटेंड कर लें एक बारी। तो बिल्कुल पेंक्रियाज से हम बिल्कुल पूरी क्लास, 90% डिजीज क्योर कर सकते हैं एम्यूनोथेरेपी में। बिल्कुल बिल्कुल इस उम्मीद से ही बिल्कुल। मतलब ठीक है, तो हम लोग अपने माइक को म्यूट करते हैं। आप परविंदर जी शुरू हो जाइए। जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी को प्रणव नमन। गुरु जी को प्रणाम। तो आज की हम क्लास सबसे पहले पेंक्रियाज के ऊपर, पेंक्रियाज बैक स्टेज का सुपरस्टार। इसमें ये क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि पेंक्रियाज काफी अंडर एस्टिमेट किया हुआ है आज के टाइम में। देखिए, जा आज हम जिस ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं वो आज के समय में एक ऐसा ऑर्गन है जो एक एक्टर की तरह काम करता है। जिस तरह के एक्टर पर्दे के सामने जब काम करते हैं तो हमें लगता है कि बस ये इतना ही काम करते हैं, इससे आगे कोई इनका काम है ही नहीं, ये तो मजे मार रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो भी ये बहुत सारे काम करते हैं। इसी तरह जो पेंक्रियाज है हमारा, आजकल सब पेंक्रियाज सुनते इंसुलिन या इंसुलिन सुनते पेंक्रियाज, बस ये दो शब्दों के लिए पेंक्रियाज रहेगा आज के टाइम में। जिससे ही पूछ लोगे आप इंसुलिन तो पेंक्रियाज, पेंक्रियाज खराब है मतलब इंसुलिन होगा, डायबिटीज होगा, फलाना ढिमकना, इस पे कहानी घूम रही है आजकल। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एलिमेंट्री में पेंक्रियाज का बहुत महत्व है। लगभग हर फॉर्मूला में पेंक्रियाज का इस्तेमाल होता है, और हर बीमारी में हम जाने अनजाने में पेंक्रियाज का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि हम जब पेंक्रियाज जब देते हैं पेन पॉइंट, तो हम यहाँ पर जो ग्रोइन एरिया है हमारा, ये जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ब्लैक शेड में, ग्रोइन एरिया पर प्रेशर देते हैं, और इस आर्टरी को बोला जाता है फीमोरल आर्टरी। जो ग्रोइन एरिया पे जहाँ पे हम प्रेशर देते हैं ऐसे पैन के लिए, जो ऐसे पैर रख के करते हैं, वही है। उसमें सिद्धांत क्या न्यूरोथेरेपी का प्रेशर देने का। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, वो जब सो रहा होता है तो सिर्फ आवाज मारने से नहीं उठता वो
उसको थोड़ी सी थपकी देनी पड़ती है, थपकी देने से वो जागता है। कुछ इसी तरह से हमारा जो न्यूरोथेरेपी वो भी काम करती है। हम भी जो सोए हुए ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कम काम कर रहे हैं, उनको भी ऐसे प्रेशर देकर जब हम ब्लड को रोकते हैं और जब छोड़ते हैं, तो किसी ना किसी तरह वो उसको एक्टिवेट करता है। और एलिमेंट्री कुछ इसी तरह से एक समझाने वाली बात है किस तरह से एलिमेंट्री काम करती है। अब एक बात है, जहाँ पे हम पेन का जो पेन पॉइंट चेक करते हैं, आपने हर जगह देखा होगा कि पेन पॉइंट, एक पेन हर जगह शुरू में ही दे रखा है ज़्यादातर जगह। पेन का महत्व क्या है हमारे इसमें? तो पेन का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ आवर्टा लिखा दिख रहा है आपको, पे आवर्टा, एब्डोमिनल आवर्टा। ये जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया, ये एब्डोमिनल आवर्टा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी आर्टरीज यहीं से निकलते हुए हर जगह जा रही हैं। तो जब तक पेन का पेन नहीं निकलेगा, तब तक सभी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं होगा। ये हमें समझने वाली बात है एक। क्योंकि जो ये आवर्टा, यहाँ से लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, म्यूकस का एरिया, हर जगह यहीं से ब्लड जाएगा। और पेंक्रियास पे तो आना यहीं से ही है। तो पेन का पेन पॉइंट जहाँ हम चेक करते हैं, वहाँ एब्डोमिनल आउटा होता है, तथा वहीं से बाकी ऑर्गन्स को ब्लड ब्लड सप्लाई मिलता है। हालांकि यहाँ पे पेंक्रियास का तो दर्द इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन कई जगह है यहाँ पर वन पेन भी दे रखा है। एक जगह जहाँ पे गुरुजी ने बोला है कि जिस व्यक्ति की ज्यादा उमासी आती है उसको वन लंग शोल्डर और वन पेन देते हैं। तो वहां पर वन पेन एब्डोमिनल आउटा के आसपास की मसल्स जो डायफ्रागम को थोड़ा वो पकड़ के रखती हैं, उनके लिए दिया है। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा एलिमेंट्री वेद भाग 4, पेज नंबर 38 पे। अब एक बार हम जब पिछली क्लास में बात हुई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत समझा था। अगर आप पैंक्रियास के बारे में थोड़ी डिटेल समझ लेंगे, तो ट्रीटमेंट देने में बहुत आसानी होने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी ने बताई थी कि पैंक्रियास में दो डक्ट यानी कि दो ट्यूब्स होती हैं, वो ये समझ लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जिसकी ओपनिंग डुओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो एक डक्ट से सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है और दूसरी डक्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब तक डुओडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में पीएच एल्कलाइन नहीं होगा, तब तक वहाँ के जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो हम 8 पेन देखकर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बनाते हैं वहाँ पे, वो काम नहीं करने वाले किसी भी हालत में। क्योंकि जब तक यहाँ का जो पीएच है इंटेस्टाइन का वो एल्कलाइन होना चाहिए, जो आपके लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, जो हम 8 पेन देकर बनाते हैं, वो सिर्फ एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो उस एसिडिक को एल्कलाइन बनाने का काम भी पैंक्रियाज का ही है। जो हम कहते हैं कि अल्सर्स हो गए पेट में, डोडेनल अल्सर्स हो गए, वो भी पैंक्रियाज का कम काम करना ही तरीके से। तो पैंक्रियाज क्या है? पहली बात समझने वाली है, पैंक्रियाज है क्या? पैंक्रियाज एक 7 लंबी इंची ग्रंथि है, जो कि आपके स्प्लीन को भी टच करती है। इसके अंदर का भाग बनावट इसकी जो बनावट है कुछ लाल ग्रंथि से मिलती जुलती है, क्योंकि लाल ग्रंथि भी अमाइलेज से क्रिएट करती है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। ये पेट के पीछे, पीठ की वर्टिब्रा के बहुत नजदीक है, L1 के नजदीक है। तो L1 का दर्द भी कई बार पेन देने से ठीक हो जाता है। और इसमें 3 पार्ट है मेन, हेड, नेक और हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड ऑफ पैंक्रियाज ये सबसे चौड़ा भाग है, जो दाहिनी पेट की दाहिनी ओर है और डुओडेनम के सबसे पास है। बॉडी ऑफ पैंक्रियाज ये प्रधान भाग है, जो पेट के L1 वर्टिब्रा के आगे होता है। और टेल जो है पैंक्रियाज की, ये स्प्लीन को टच करती है। तो पैंक्रियाज के दो तरह के सिक्रेशंस होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन होता है और एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन उसको कहते हैं जो डायरेक्ट किसी नली के द्वारा एक स्पेसिफिक जगह पर छोड़ी जाती है। और एंडोक्राइन वो होता है जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ी जाती है। जैसे हमारा थायराइड है, ये एंडोक्राइन है। इसका जो भी केमिकल होगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो पैंक्रियाज के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं डक्टल सेल्स और एक होते हैं एसिनी सेल्स। हर रोज पैंक्रियाज 1200 ml स्राव डुओडेनम में खाली करता है। इसे पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। पैंक्रियाज के अंदर की डक्टल सेल्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है? जो भी एसिडिक काइम आपके पेट से आई है, स्टमक से आई है, उसको शांत करने का काम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का है। और इसी का जो हमने पहले भी बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेटिन रिलीज होगा, जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट्स के लिए लेते हैं, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन और कोल्सिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन उसको पैंक्रियास को बोलेगा कि भाई अब एसिडिक खाना आ गया, अब तुम्हें सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करना है। जब ये स्थिति, जो साइकिल ये काम नहीं करती, तो हम हमारा नॉर्मल फॉर्मूला या कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। पैंक्रियास के अंदर एक और प्रकार की सेल्स है, इसको कहते हैं एसिनी सेल्स। इसका कार्य है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। ये अलग अलग कार्य के स्राव बनाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को पचाने का काम मेनली पैंक्रियास का ही है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलने के संदेश देने का कार्य कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन का है। माने सिंपल, जो हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट है 10 मेडुला, 6 गैस ओनली, 3 गोल।
उसका काम है पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर को उकसाना। तो इसमें 3 तरह के मेन एंजाइम्स हैं और ये बहुत ज़्यादा काम के हैं। पेंक्रियाटिक एंजाइम सबसे पहला है और सबसे मेन भी यही है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो आप खाना खाओगे उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा। लिपिड्स को लाइपेज डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को गोल ब्लैडर डाइजेस्ट नहीं करता। गोल ब्लैडर सिर्फ उस कण को अलग अलग करता है। फिर पेंक्रियाज का लाइपेज एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज से लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं। फिर सबसे मेन है यहाँ पर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। और एक ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का काम हम आगे जानेंगे तो बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लिया सिर्फ तो आप 90% बीमारी ऐसे ठीक कर दोगे सिर्फ एन देकर ही। ऊपर के स्राव निकलने के कार्य को पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं, जिसके लिए हम 8 पेन देते हैं, NaN FAN, ये न्यूट्रल ये नॉर्मल में। फिर पेंक्रियाज के एंजाइम्स के मुख्य कार्य विस्तृत रूप से इस प्रकार हैं। सबसे पहला था पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज का काम जैसे बताया, कार्बोहाइड्रेट को जब वो डाइजेस्ट करेगा तो छोटे छोटे कणों में उनको पचाकर ग्लूकोज रूप में बदल देना। और यही ग्लूकोज जिसको हम शुगर कहते हैं। यानी अगर लार ठीक से ना निकले तो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम सारा बोझ पेंक्रियाज पर आता है। इसीलिए जब भी खाना खाएं तो आराम से चबा चबा कर खाएं। जैसे गुरुजी बोलते 32 दांत तो 32 बार चबाकर कम से कम खाओ। जितने आप टाइम थोड़ा सा लगाकर खाओगे तो सलाइवा खाने को डाइजेस्ट करेगा, अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, तो उतना पेंक्रियास को कम काम करना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत तेज तेज खाते हैं उनको भी जल्दी जल्दी डायबिटीज होने की कारगर रहती है। फिर आता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये फैट्स के उन कणों को जो बाइल से चिपकने से रोकते हैं, उन्हें तोड़कर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल नामक छोटे छोटे कणों में बदल देता है। अगर बाइल ठीक से ना निकले तो पेंक्रियास का लाइपेज काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्तियों को फैट्स पचेंगे नहीं और उन्हें तली चीजें खाने से परेशानी होगी। गुरुजी ने बात वेद में लिखी हुई है कि पेशेंट से पूछो उसको एसिडिटी कब बनती है। क्या उसको छोले राजमा चावल ये सब खाने से एसिडिटी बनती है या तला हुआ खाने से एसिडिटी बनती है। अगर वो बोले कि मेरे को छोले राजमा चावल या प्रोटीन जैसी चीजें खाने से एसिडिटी बनती है, मानो उसका पेंक्रियाज कम काम कर रहा है। पेंक्रियाज और गैस मतलब स्टमक, स्टमक का जो HCl एसिड है। लेकिन पेंक्रियाज का एक और इसमें पहचान है कि ये बंदे को यूडीएफ आएगा। यूडीएफ में भी जब वो चीजें जैसे टमाटर का छिलका या स्पिनच या पत्तेदार सब्जियां अगर वो यूडीएफ में दिख रही हैं तो भी पेंक्रियाज खराब है, पेंक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स खराब है। तो रहता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन पचाने वाली एंजाइम हैं। ये मिलकर पेप्सिन द्वारा पचाए गए प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में पचाकर उन्हें अमीनो एसिड बनाती है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारे आपके शरीर में जितने भी काम होते हैं सब अमीनो एसिड से होते हैं। जैसे जैसे खाना पचता जाएगा वैसे वह जेजुनम में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर पाइलोरस खोलेगा, फिर नया काम डुोडेनम में आएगा। पचाया हुआ भोजन जब इलियम में पहुंचेगा तो उन सभी चीजों को इलियम की विलाई का मतलब है इलियम के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो परत है ऐसे ऐसे उसमें कुछ ऐसे विलाई होती है जो आपके खाने को सोखने का काम करती है। जब वो विलाई से सोख लिया जाएगा तो पोर्टल वेन द्वारा लीवर में भेज दिया जाएगा। पोर्टल वेन एक वेन है यानी कि नली है जो ब्लड सप्लाई करती है। फिर मेरिस्टस नली द्वारा पेंक्रियास के कार्य का नियंत्रण। जब खाना मुंह में आता है तो वेगस नर्व यानी 10वीं कैरल नर्व 10 मेडुला स्टिमुलेट होती है, जो पैंक्रियास को एंजाइम बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये एंजाइम तब भी भारी मात्रा में बनेंगे जब आपका कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन सही से काम करेंगे। फिर आता है पेंक्रियाज के एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पेंक्रियाज की एक ऐसी ग्लैंड है जिसके एक्सोक्राइन यानी कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर एक नली के द्वारा भी छोड़ता है और डायरेक्ट ब्लड में भी छोड़ता है। ब्लड में क्या छोड़ता है आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। यानी कि उनकी कुछ सिक्रीशंस नलिका द्वारा निकलती हैं जबकि कुछ अन्य सिक्रीशंस सीधे रक्त में मिलाई जाती हैं। जो स्राव सीधे रक्त में मिलाए जाते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फलाना हार्मोन नहीं बन रहा बॉडी में, तो हार्मोन वो एक सब्सटेंस है जो अब डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़ा जाता है। एंजाइम्स वगैरह जो हैं ये सीधे एक सिर्फ जगह पर छोड़े जाते हैं, ये हर जगह नहीं छोड़े जाते। लेकिन हार्मोन जब ब्लड में छोड़ता है तो पूरी बॉडी में घूमता है उसी टाइम। पेंक्रियास की बाहरी परत में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइसलैंड्स का मतलब होता है आइलैंड, टापू। जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे ये नीले लाल रंग के, इनको टापू कहते हैं। आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी। नमक सेल्स होते हैं, इनके 3 प्रमुख टाइप्स हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स। मेन ये 3 हैं। अल्फा सेल्स जो हैं ग्लूकागोन बनाते हैं, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बनाते हैं, डेल्टा सेल्स जो है सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। इसमें गुरुजी का था कि वो कॉमन सेंस लगाते थे हर बात में। गुरुजी उन्होंने कहा कि बीटा सेल्स की मात्रा ज़्यादा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, तो क्यों ना अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसको स्टिमुलेशन भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए उन्होंने 10 पेन का इस्तेमाल किया। फिर देखा कि ग्लूकागोन की इससे मात्रा थोड़ी सी कम है तो उन्होंने 4 पेन का इस्तेमाल किया। और जो सोमेटोस्टेटिन की मात्रा है
मतलब डेल्टा सेल्स की मात्रा है वो अल्फा सेल से बिल्कुल आधी है, तो उन्होंने 2 पेन का इस्तेमाल किया। इस तरह से गुरुजी ने 10 पेन, 4 पेन और 2 पेन बनाया था। और इसका रेफरेंस है एलिमेंट्री वेज भाग 1 पेज नंबर 35 में। इंसुलिन ग्लूकागॉन समर्थन के बारे में आमतौर पर हम सभी बेसिक जानकारी रखते हैं, पहले सबको पता है इंसुलिन ग्लूकागॉन और स्मार्ट सेटिंग क्या है, हमें हमारा नॉर्मल यूज है ये। लेकिन फिर भी संक्षेप में एक बार समझ लेना चाहिए कि इसका काम क्या है। पहले आप समझिए इंसुलिन को, एक बार समझ आ जाएगा तो आपको ट्रीटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। हर सेल को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा बनाने की क्षमता है। इस ऊर्जा बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए यानी ईंधन चाहिए वो है ग्लूकोज, जो कि हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पचने के बाद प्राप्त होगा। यानी कि जब आपका पेट में खाना जाएगा, खाने में अमाइलेज काम करेगा, तभी जाके वो पचेगा। ऐसा नहीं है कि खाया और एकदम से शुगर बढ़ गई, शुगर तब बढ़ेगी वो पचा ही नहीं, पहली बात तो पचा ही नहीं तो बढ़ेगी बढ़ेगी अपने आप। हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया एक फर्नेस है, यानी भट्टी है एक, जो ग्लूकोज को जलाकर सेल की कार्यों के एनर्जी पैदा करती है। लेकिन हर सेल को ग्लूकोज तभी मिलेगा और रक्त में इंसुलिन तभी जाएगा जब वो सही से पचा भी होगा। ग्लूकोज सही तरह जलकर एनर्जी के लिए उपयोग में आकर आए, इसकी देखभाल भी इंसुलिन करता है। इस तरह इंसुलिन मुख्यतः रक्त में शुगर की मात्रा को मेंटेन करता है। लेकिन मात्रा भी मेंटेन वो होती है जो आजकल खाना पीने का हिसाब इतना गड़बड़ाया हुआ है कि खाने से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या इसको टाइप 1 है टाइप 2 है, इसको पता करना जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, पैंक्रियाज के ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर अमीनो एसिड रूप में बदलकर उन्हें अमीनो एसिड्स को सेल में भेजते हैं। और 25% इंसुलिन इस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलिन के इसी कार्य से पुरानी टिश्यूज की मरम्मत होती है। यानी कि जो इंसुलिन है वो आपके इंजरी में भी काम आता है, जो चोट लगी है इसमें भी काम आएगा। और आपने एक देखा होगा डिस्ट्रोफिन नाम का एक ट्रीटमेंट है, उसमें गुरुजी ने वहाँ पे आखिर में 10 पेन दिया हुआ है। 10 पेन भी इसलिए दिया हुआ है कि जैसे मैंने बताया कि वो अमीनो एसिड को सेल के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी में मांसपेशियों की टिश्यूज में डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी होती है। उस बीमारी के उपचार में गुरुजी इसी तथ्य के ध्यान में रखकर 10 पेन का उपयोग करते हैं, और इसके नतीजे सबने देखे हुए होंगे। इसलिए 10 पेन के कार्य सिर्फ इंसुलिन शुगर तक ही नहीं मेंटेन है, इसके बहुत सारे कार्य हैं आगे। फिर आते हैं ग्लूकागॉन, इसको भी सब जानते हैं, पेंक्रियाज का दूसरा मुख्य हार्मोन है ग्लूकागॉन। जैसे पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स बनाते हैं, इसका कार्य है कि जरूरत के अनुसार रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ाना। ये हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स की सहायता से लीवर में पड़ा ग्लाइकोजन को निकालकर ग्लूकोज में शुगर बना सकता है, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता हो तब। अब एक आता है सोमेटोस्टेटिन, इसको हमने काफी यूज किया आज के टाइम में, यानी कि 2 पेन। पैंक्रियाज के डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। गुरुजी ने एक जगह लिखा भी हुआ है कि छोटे बच्चों को 6 मेडुला नहीं देते, कम देते हैं, लेकिन उनको एमएफ नहीं दे सकते हैं फिर भी। इसलिए छोटे बच्चों को हम 6 मेडुला कम देते हैं जिनकी ग्रोथ होने वाली होती है। जो पिट्यूटरी से बने ग्रोथ हार्मोन को भी रोकता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को रोक सकता है। सोमेटोस्टेटिन निम्न सभी हार्मोन्स को भी रोकता है: इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूसेस और कोलेसिस्टोकाइनिन। यानी कि जब हम 2 पेन देंगे तो वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक जूसेस और सिक्रेटिंग कोलेसिस्टोकाइनिन सबको इनहिबिट करता है, कि इनहिबिटिंग हार्मोन है। जब भी हम देंगे कि तो ये इनहिबिट करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बंद कर देगा, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो एक बताने का है कि वो इन चीजों को एक काम विरुद्ध है इनके, इन जब भी ये सिक्रेट होगा तो दूसरे को रोक देगा, बस ये इसका इतना काम है। जब भी रक्त में शुगर या अमीनो एसिड या फैट्स बढ़ जाते हैं तब सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और ये पेट, डुओडेनम तथा गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी यानी गति को रोकता है, एवं जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी अन्य नलिका में स्रावों का निकास तथा अवशोषण दोनों के समय को बढ़ाता है, ताकि खाने को पचने में कोई जल्दबाजी ना हो। ये कोई नेगेटिव हार्मोन नहीं है ऐसा कि हम बोलें कि इसको दिया तो सब खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। वो कार्य ही उसका ऐसा है, उसको भगवान ने बनाई है ऐसा इस काम के लिए कि अगर वो नहीं गया और मोटिलिटी बहुत ज्यादा है इंटेस्टाइन की तो खाना हजम नहीं होगा, सिर्फ इतना उसका है। टेबल डिक्शनरी में लिखा है कि कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि ट्यूमर जो हार्मोन बनाते हैं उन्हें सोमेटोस्टेटिन रोकता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अनचाहा ग्रोथ जैसे ट्यूमर, फाइब्रोइड इत्यादि, उसको सोमेटोस्टेटिन खत्म करता है, जैसे सबने हमने देखा ही है इसका। पैंक्रियास के बारे में बेसिक बातें तो हमने जान ली। अब प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कुछ बातें, मुख्य बातें हैं, वो क्या है, इससे इससे हमें पता चलता है, समझ में आती है बात कि पैंक्रियास का कार्य इतना महत्वपूर्ण है शरीर में। पैंक्रियाज ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने के लिए पाचक एंजाइम बनाता है। उन स्रावों द्वारा पचाया हुआ काइम इलियम द्वारा सोख कर रक्त में चला जाता है। बाद में उसी का बनाया हुआ इंसुलिन उन सभी पोषण तत्वों को जगह जगह ठिकाने लगाता है, उन्हें सभी सेल्स में पहुंचाता है, और उन सब से दिन के और
जो उनमें से उस दिन की जरूरत के अनुसार ले लेते हैं, और कुछ बच जाता है वह लीवर में स्टोर होता है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हम बोलेंगे 10 देने से शुगर कम होगी, उससे शुगर कम नहीं होगी। पहले आपका डाइजेशन तो ठीक हो। जब कुछ पच ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा बॉडी भी। ऊर्जा बनाने के लिए जो फ्यूल यानी ईंधन चाहिए वो है ग्लूकोज, जो कि हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पचने के बाद प्राप्त होता है। इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 36 में। ऊपर के पॉइंट से ये समझ आता है कि शरीर में हर कार्य के लिए पैंक्रियाज का योगदान है। एलिमेंट्री के अधिकतर फॉर्मूला में पैंक्रियाज पॉइंट का इस्तेमाल होता ही है। डायबिटीज जैसी कंडीशन में भी सिर्फ एन या न्यूट्रल देकर पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब खाया हुआ खाना ठीक से पचेगा ही नहीं तो शुगर लेवल तो ऑटोमेटिकली अप डाउन होता ही रहेगा। तो पैंक्रियाज एक, मैंने जैसे शुरू में बताया कि एक एंजाइम छोड़ता है, इसका नाम है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। इसके ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को मेडिकल का में बहुत यूज किया जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट, घुटना दर्द के पेशेंट जिनको चोट लगी हो, कोई मसल डैमेज हो गई हो, या ऑपरेशन के बाद कभी कोई स्वेलिंग आ गई हो, उसमें ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन नामक टैबलेट दी जाती है, जो केमिस्ट में मिल जाती है आमतौर पर। लेकिन बड़ी बात क्या, हम इसको बना सकते हैं अपने ट्रीटमेंट से, और बनाते भी हैं। तो हम पहले एक बार ये समझ लेंगे कि मेडिकल वाले किसी में यूज करते हैं इसको, ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन की टैबलेट को। तो इसको ज़्यादातर यूज करते हैं स्प्रेन में, यानी कि मोच आना, स्ट्रेन आना, टेंडाइटिस, बोट्राइटिस, या फिर कहीं दर्द हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो। फास्ट रिकवरी के लिए ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन का इस्तेमाल होता है, और अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। क्योंकि करता क्या है, ये ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन एक पेप्टाइड, जो बोन मतलब प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। ये सिंपल भाषा में कहें तो ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, अलग कर देता है। और जो प्रोटीन्स आपके स्वेलिंग वाले एरिया में है उसको भी ये कम करता है। तो इसी टैबलेट से मेडिकल वाले जॉइंट पेन का दर्द, स्वेलिंग, स्टिफनेस और अर्थराइटिस में जो दिक्कत है उसको कम करने का काम करते हैं। ये ऑपरेशन के बाद यदि किसी बंदे को जो कट लगाया, चीरा लगाया है, उसमें वाउंड हीलिंग ना हो रही हो और इन्फ्लेमेशन आ गई, स्वेलिंग ना जा रही हो, तो उसके लिए भी इसका काम होता है। जो नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं ना, कि जो डेड टिश्यू होते हैं, उसको भी हटाने का काम ट्रिप्सिन कर सकता है। और सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे होते हैं कि मार लग गई हल्का फुल्का, ये हेमाटोमा भी हो गया, उसमें भी ये चीजें काम करती हैं। ये इंजरी में बहुत सहायक है, इसका काफी यूज होता है आज के टाइम में। शरीर के इतने सारे काम पैंक्रियास करता है, बहुत सारी बीमारी हम पैंक्रियास को ठीक कर लें और तथा उसे इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। और उसमें भी ये इतने सारे काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये 8 पेन या कई लोग 5 पेन भी देते हैं, लेकिन 8 यानी नॉर्मल है, नॉर्मल सिर्फ जिस दवाई को दुकानों से खरीदना जाना पड़ता है, वही दवाई हम शरीर में बना सकते हैं। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि हम शरीर में ही केमिकल बनाकर शरीर को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एन फॉर्मूला देकर इतनी सारी बीमारियों में कारगर सिद्ध हुआ है। सिर्फ एन जैसे सिंपल ट्रीटमेंट देकर हम ऑलमोस्ट हर बीमारी में पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट इतना था। डॉक्टर घुटना दर्द और ज्वाइंट पेन के लिए पेशेंट को ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन प्रिस्क्राइब करता है। इसका मतलब घुटना दर्द के पेशेंट को कंडीशन और सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर सही तरह से पैंक्रियास का इस्तेमाल किया जाए तो अर्थराइटिस जैसी दिक्कत भी हम बहुत राहत दिला सकते हैं। और वो भी सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, कोई इसमें हाई कुछ भी नहीं है। हम क्यों उसमें अलग ट्रीटमेंट में जाके अरे ये दे दें वो दे दें। एक सिंपल ट्रीटमेंट देकर हम उसको शुरुआत भी कर सकते हैं उससे। वो शुरू में रिजल्ट आता भी आता है। एक विपिन जी ने बहुत पहले एक पेशेंट लिया था आर्य का, बहुत सीवियर पेशेंट था। वो सिर्फ एनियन देखकर वो चलने शुरू हो गए, जिसका वीडियो भी Facebook पे कहीं भी। अगर ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे आरए है, तो उसको सिंपल स्प्लिंग बॉक करके एनएन दे दो। और कोई सीपी चाइल्ड है जिसकी एल्कली बहुत बड़ी हुई है, तो 8 पेन नहीं ब्लॉक कर देते हैं। और इसी केस में न्यूट्रल ट्रीटमेंट या माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट बहुत कारगर काम करता है। अब एक कम कर बात करेंगे जो बहुत यूज किया हमने आज कुछ सालों में, कुछ महीनों में। इस पर काफी रिसर्च भी हुई है। इसका नाम है 2 पेन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। ये आपके सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन इसको थायराइड ब्लॉक करते हैं कैंसर के पेशेंट में। गुरुजी द्वारा बनाया गया ये फॉर्मूला पिछले कुछ समय से अलग अलग पेशेंट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। प्रैक्टिकली निम्न बीमारियों में इसका फायदा देखा गया है, जैसे डायबिटीज, आर ए ओ ए, कैंसर, किडनी फेलियर, स्पर, ऑस्टियोफाइड, नी पेन, बैक पेन, सीवियर डाइजेस्टिव इशू, यूट्रस ऑपरेटेड है, या फिर कोई बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, या फिर कोई लाइपोमा, फाइब्रॉइड है। बहुत सारी दिक्कतों में इसका रिजल्ट पाया गया है, और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है ये। इस सिंपल ट्रीटमेंट को हम दे देकर बहुत सारे लोगों को ठीक हो रहे हैं। ना ही बहुत ज्यादा ये हाई फाई है, या सिर्फ माइल्ड ट्रीटमेंट हम मानते हैं इसको। फिर इसके बाद आता है 2 पेन, तो हो गई बात, 8 पेन में भी बात हो गई। फिर रहेगा 18 पेन। 18 पेन पर बहुत ज्यादा रिसर्च अभी हुई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि इससे फिब्रिनोलाइसिन निकलता है। फिब्रिन एक
फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग में काम करता है आपके। लेकिन इसके प्रैक्टिकल रिसर्च कुछ इस प्रकार है। जैसे विपिन जी ने कई बार बताया था कि सी सेक्शन ऑपरेशन, सी सेक्शन हो, कोई ऑपरेशन हो या कोई घाव ठीक ना हो रहा हो, तो इंजरी ट्रीटमेंट किडनी क्लियर के बाद 18 बैन देने से बहुत लाभ देखा गया है। किसी क्रोनिक डिजीज में या दर्द में इंजरी या किडनी क्लियर के बाद 18 बैन देने से नेक्स्ट डे पेशेंट को बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन इस सब में देखा जाए तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, पेन पॉइंट, कंडीशन, सिम्टम देखना जरूरी है। ये एक सिंपल एक डायग्नोसिस के उसमें दिखा रहे हैं। गुरुजी का एक पुराना ट्रीटमेंट है, इसका नाम है 18.6 ADR, घुटने के अंदर से डेब्रिस यानी कचरा निकालने के लिए, और ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है। और एक 2 पैन का दूसरा ट्रीटमेंट है, जिसका हम कहते हैं 2.1.WD। ये एक माइल्ड ट्रीटमेंट है जो WD एरिया, ये प्रोस्टेट एनलार्ज, जो यूट्रस फाइब्रोइड हो, सिस्ट हो, या यू WD एरिया रिलेटेड, चाहे कमर की कोई दिक्कत हो, चाहे पैरों में कोई दिक्कत हो, उसमें बहुत लाभ करता है। WD का कड़कपन बहुत कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन 2 पैन के बाद किडनी क्लियर जरूर देना है। चाहे 1 पारा दो, 2 पैन दो, चाहे कोई भी हेपरिन भी दो आप किसी ब्लॉकेज को कम करने के लिए या किसी फाइब्रॉइड को, लाइपोमा को मेल्ट करने के लिए, उसके बाद किडनी क्लियर देना ही देना है। वो किडनी क्लियर अगर नहीं देंगे तो जो मेटाबॉलिक ट्विस्ट है आपका, वो किडनी में जमना शुरू हो जाएगा। मतलब किडनी की भी दिक्कत कोई शुरू हो जाए तो हर 2 दिन में, 3 दिन में 2 पैन जब इस्तेमाल करेंगे, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए किडनी क्लियर देना बहुत ज़रूरी है। पैंक्रियाज का इस्तेमाल हम एलिमेंट्री के लगभग हर फॉर्मूला और हर बीमारी में करते हैं। लेकिन इन्फेक्शन के कारण होने वाले पस अगर कहीं भी बड़ी हुई है, तो उसमें पेन ब्लॉक किया जाता है। इसका रेफरेंस है एलिमेंट्री वेद भाग 4, पेज नंबर 138, 183। अब ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, टॉपिक है कि सिर्फ पैंक्रियाज को अगर ठीक किया जाए, डाइजेशन को ठीक किया जाए, तो आपकी मैक्सिमम बीमारी कैसे ठीक होगी आपको पता चल जाएगा अभी। गुरुजी ने बोला था कि थायराइड की गड़बड़ी से मुख्य 4 बीमारियां आती हैं: डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की दिक्कत और किडनी की दिक्कत। आप समझ लो इसका आप लॉजिक क्या है। पेंक्रियाज के पाचक एंजाइम पेंक्रियाज के पाचक एंजाइम ही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। पेंक्रियाज जो एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वही खासकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। ऐसे ही एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। यह एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन प्रोटीन के सही पाचन और अवशोषण होने से इलियम में बनती है। यही रॉ मटेरियल है जिससे T3, T4, डोपामीन, मेलानिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बनते हैं। इसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म, पार्किंसन जैसी बीमारियां होती हैं, अटैक्सिया इत्यादि हो सकती है। इसकी चयापचय के लिए विटामिन सी और फोलिक एसिड बहुत जरूरी है। अब आप जब भी देखेंगे जो सीपी चाइल्ड होते हैं, उनको ज्यादातर दिक्कत होती है, जैसे गुरुजी ने बोला था कि छोटे बच्चों को जिनको हेड कम काम करेगा, एक तो उनका ब्रेन कम काम हो जाएगा, और दूसरा उनको कब्ज होती है। ऐसे बच्चों को जिनको सीवियर कब्ज होती है, ऐसे लोगों को, बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म होता है। और इन्हीं बच्चों के लिए गुरुजी ने इतने सिंपल फॉर्मूला बना रखे हैं कि उनको देते ही उनको फर्क आना शुरू हो जाता है। इसको बनाने के लिए यूटीएफ, HCl, NaN, FN इत्यादि देते हैं। रेफरेंस एलिमेंट्री पेज भाग 1, पेज नंबर 163, 163। अगर यह प्रक्रिया ठीक से चले तो हाइपोथायराइडिज्म हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं T3, T4 को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। डोपामिन भी इसमें आ गया, आपका पार्किंसन भी इसमें आ गया, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब जो आपका लेफ्ट सेट है, राइट सेट है, वो उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप जितने भी ये हैवी ट्रीटमेंट है, आप लगातार ले ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अगर आप ये लगातार शुरू में दे दिया आपने ऐसे बंदे को जो सालों से बीमार है, जो सालों से बीमार नहीं भी है, इसका पेट ही नहीं सही से काम कर रहा है, इसके पेट में रॉ मटेरियल नहीं बन रहे, उसमें कैसे केमिकल बन जाएगा आप खुद सोचो। इसलिए ऐसा होता है कि जब भी हम लगातार 3 दिन, 4 दिन कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो विड्रॉल कर रहा हो, यानी कि आपके रॉ मटेरियल को खत्म कर रहा हो, ऐसा ट्रीटमेंट देंगे तो उसको रिजल्ट आना कम हो जाएगा। इसलिए एक सिद्धांत है विड्रॉल एंड डिपॉजिट का। जितना आपने विड्रॉ किया है उतना आप डिपॉजिट भी करो पहले। अगर आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं और निकालने जाओ 20,000, तो अब क्या वो निकलेगा? आपको तो माइनस में चल जाएगा बल्कि। इसलिए हर ट्रीटमेंट, हैवी ट्रीटमेंट से पहले एक रॉ मटेरियल ट्रीटमेंट देना जरूरी है, जो कि हमारा NaN, FN है। और इसी को दे दे के जब हम आपके डाइजेशन को ठीक करेंगे, रेशन ठीक होगा, तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो बनना शुरू होगा। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हर ट्रीटमेंट से पहले रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट देना जरूरी है। और खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड हैं बहुत ज्यादा, उनको तो शुरू में बिल्कुल माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट। चाहे आप जवान आदमी को फिर भी एनियन दे सकते हो 2-3 बार भी, लेकिन बूढ़े आदमी को तो न्यूट्रल ट्रीटमेंट दोनों ज्यादा अच्छा है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है?
म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो निष्कर्ष ये है कि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया म्यूट कर लीजिए। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, कृपया म्यूट कर लें प्लीज। प्रमोद राजपूत जी का है, वो आप अपने एंड से कर दीजिए सर। हो नीरज जी गया। अपने साइड से कीजिए इनको। हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ, तो एक बार पैंक्रियास तो हमने समझ लिया कि पैंक्रियास क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि पैंक्रियास आप देखेंगे तो हेपारिन में भी पैंक्रियास की जरूरत होता है। हालांकि पैंक्रियास कोई हेपारिन का कोई प्लाज्मिन नहीं बनाता, लेकिन जो पैंक्रियास है वो एंजाइम बनाता है। एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जैसे गुरुजी ने लिखा था कि जो पैंक्रियास का एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, उसका जो केमिकल नेचर है, और एक टीपीए टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर जो प्लाज्मिन बनाता है, उसका टीपीए का और ट्रिप्सिन का जो बॉन्डिंग है वो मिलती जुलती दिखती है। इसलिए गुरुजी ने एट पेन का इस्तेमाल किया था हेपारिन ट्रीटमेंट में। कि हेपारिन एट पेन जब हम देते हैं तो वो जो क्लॉट है उसमें भी कुछ प्रोटीन ही जमा होता है, इसलिए एट पेन देते हैं हम हेपारिन ट्रीटमेंट में। हालांकि एट पेन हेपारिन नहीं आता, लेकिन अब एन ले लो, हेपारिन ट्रीटमेंट ले लो, चाहे फॉर्मूला नंबर 4 लो, कितने ट्रीटमेंट ले लो, सब में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ये एथरो ट्रीटमेंट ले लो, हर जगह पर पैंक्रियास का इस्तेमाल होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट देना है आपने, कि सबको एन दो, कुछ भी दो। लेकिन हर पेशेंट अपने आप में अलग है। जरूरत है तो बस शरीर को समझने की जरूरत है। हर ऑर्गन या ग्लैंड, केमिकल या एंजाइम की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे हम कंफ्यूजन से बच सकें और पेशेंट को अच्छा से अच्छा डायग्नोस कर सके, सिंपल ट्रीटमेंट देकर ही ठीक कर सकें। हम एकदम से ना जाके सर वो वाला ट्रीटमेंट दे दें कि सर इतना भारी ट्रीटमेंट दे दें। भारी ट्रीटमेंट दोगे तो आपको रिजल्ट मिला कम हो जाएगा उससे। जैसे शुरू में जितना हल्का ट्रीटमेंट दोगे उतना ही रिजल्ट भारी आएगा। जैसे कुछ बीमारियां भी हैं, उसकी पैंक्रियास को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। जैसे उसमें एक है फैटी पैंक्रियास। हालांकि लीवर भी जैसा है वो फैटी जल्दी होता नहीं है, लेकिन जब लीवर पर बार बार प्रेशर पड़ेगा, पड़ता रहेगा खाने का, खाते गए। इसमें एक और बात बता दूं आपको, जो हम इंसुलिन की जो बात करते हैं, एक बार एक निवाला खाया आपने कुछ भी खाने का, कुछ खाया आपने, इसको पचाने की जरूरत है, खाते के साथ ही इंसुलिन की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और वो साइकिल लगभग 55 मिनट से चलती है। माने आप जब भी खाना खाएं तो 55 मिनट के अंदर खाना खा लें। नहीं, अगर जितने लोग खाते हैं भी खा लिया, 15 मिनट फिर खाया, शाम का खाया, दोपहर का खाया, रात का खाया, आज रात को भी खा लिया, स्नैक्स खाएंगे, ये खाएंगे, उससे से दिक्कत होती है, खाने पाने की दिक्कत सारी। जो भी दिक्कत सारी लाइफ स्टाइल की है हमारी। फिर आ जाते हैं लाइफ स्टाइल पर, तो रात को फिर से लेट सोना, पीनल ग्लैंड खराब हो गया, आपका सारा ही सिस्टम खराब हो गया। जैसे गुरु जी ने बेटर ट्रीटमेंट में बताया कि पीनल ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, उसको खाने के लिए जो हम करते हैं, ठीक करते हैं इसको, तो हमारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। तो सिंपल, आप उसको पेशेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइफ स्टाइल भी ठीक कर दोगे, सिंपल ट्रीटमेंट दोगे तो उससे खुश हो जाएगा वो। हैबिट ट्रीटमेंट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ पैंक्रियास को ठीक करके। और आप देखोगे कि कितनी ट्रीटमेंट पैंक्रियास ठीक कर सकता है, घुटने, कमर उमर सब पैंक्रियास ठीक कर सकता है। तो हम क्यों इतने हैवी ट्रीटमेंट पे जाए? सिर्फ जरूरत है तो इसको समझने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बात और है कि शायद आचार्य जी ने कभी बताया था एक बार, रामचंद्र जी ने, कि गुरु जी को एट पैन को से परखने में, प्रूविंग में करने में कई साल लग गए, शायद 20 साल लग गए, कुछ बताया था आचार्य जी ने। आप सोचिए कितनी मेहनत है गुरु जी की, कि 20 साल, 30 साल, 60 साल लगा दिए पूरे हमारे लिए। और हम सोचते हैं कि हम इतनी छूट करके हम कर लेंगे। तो हमें पढ़ने की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की जरूरत है। जितना हम पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, उतनी नॉलेज बढ़ेगी, तो उतना पेशेंट को फायदा होगा, आपको फायदा होगा। हम पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हैं। जो इतना हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद परविंदर जी। जी। और बहुत ही मतलब डीप में जा करके और बहुत मेहनत के साथ आप ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। हाँ जी सर। और हम सबों से यही कहेंगे कि जितना हो सके स्टडी कीजिए, पढ़िए। जितना पढ़िएगा सबको कुछ ना कुछ अलग टाइप का ही मिलेगा, और अलग टाइप का ही मिलता है। गुरु जी बिल्कुल। की ऐसी कृपा है और ऐसी ग्रंथ लिख दिया है ये न्यूरोथेरेपी वेद, 4 वेद 5 वेद जो है, इसमें कि आप जितना स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपको कुछ प्रत्येक डे नया नया चीज आपको मिलेगा ही बिल्कुल। मिलेगा।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर और जी। एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हो डिजीज की, पेंक्रियास की डिजीज की, उसमें हाँ एक हाँ डिजीज आती है फैटी पेंक्रियास, जो बहुत लोगों को हो रही है आजकल के टाइम में। जो हम कहते हैं कि पेंक्रियास फट गया उससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो वो तब है कि जब लीवर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो उसका सारा भार पे पेंक्रियास करना शुरू हो जाता है। फैटी क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल ही है, फैट्स के कारण है जो जम गए यहाँ के। लीवर भी इतनी जल्दी खराब नहीं होता वैसे। लीवर भी बहुत ताकतवर हार्मोन है वो। हार्मोन कह रहा हूँ, ग्लैंड है, ऑर्गन है, जो इतनी जल्दी नहीं खराब होता। वो तो पूरा शरीर लेके बैठा है, वो कैसे खराब हो जाएगा? 1,000 से ज्यादा केमिकल है, 500 से ज्यादा फंक्शन है उसके। लेकिन जब लीवर पे भी इतना वो जोर आ गया, फिर पेंक्रियास पे जोर आना शुरू होता है, तो फैटी पेंक्रियास बनना शुरू होता है। और फैटी, जो विपिन जी का बताया हुआ ट्रीटमेंट है, वो फैटी पेंक्रियास के लिए 15 मेडुला 6 ADR या 8 ADR। और या फिर सबसे मेन है थायराइड को ठीक करना, क्योंकि सब कुछ यही करेगा। और डिजेशन को ठीक करने के लिए अब कैनियन वगैरह, या आमतौर पर टू थायराइड 6 ADR, ऐसे ट्रीटमेंट भी देने के दे सकते हैं इन चीज़ों में। और अगर कैल्सिफिकेशन हो जाती है कई लोगों को पैंक्रियाज में, उसके लिए आपके पास 4 पैरा भी है, 1 पारा भी है। इन सब चीज़ों से देकर, सिंपल ट्रीटमेंट देकर, ज़्यादा ताम झाम की भी जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट दो और उसका लाइफ स्टाइल ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी दीपिन जी, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी। हाँ जी सर। और इसको थोड़ा सा हम अपने हाँ तरीके जी, से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सरलता बिल्कुल। से सरलता में उन नए बच्चों के लिए भी और सबों के लिए थोड़ा सा है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम मतलब ये करते हैं ना कि हमारा शरीर जो बिगड़ता कैसे है। शरीर बिल्कुल बिगड़ता है खान पान की गड़बड़ी से। ठीक है, तो खान पान की गड़बड़ी से अगर शरीर बिगड़ा तो हमें सुधारने के लिए भी सबसे पहले पेशेंट को जो बताना है कि अपने खान पान के व्यवस्था को मतलब सुधार लीजिए, फिर न्यूरोथेरेपी के लिए सोचिए और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आप तैयार हो जाइए और न्यूरोथेरेपी आपको ठीक करेगी। लेकिन जब तक आप अपने खान पान के व्यवस्था को, रूल रेगुलेशन को नहीं सुधार पाएंगे, तब तक न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी उतना असरदार नहीं होगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगभग पर डे हम बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते होंगे कि अरे एक ही बात पर डे, चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कतई वहां पे 100% सक्सेस नहीं हो सकते जहां पे खान पान को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट। सही मतलब तरीके से उनका जीवन शैली मतलब नहीं है, वो उनको नेचुरल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि एक बहुत ही सरल चीज है, पहले भी क्लास में हुआ था, उस दिन के क्लास में और आज के क्लास में सबको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि सरलता से कैसे इसको ये करें। तो उसके बाद हमको शुरू करना कहाँ से होता है, तो गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर लीवर का गोदाम है। बट हमको स्टार्टर हमारा पहला पॉइंट जो देते हैं नॉर्मल पेशेंटों को, गॉल ब्लैडर से शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले शुरू क्या करना पड़ता है कि डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सुधारेंगे तो सबसे पहले क्या होता है शरीर में हमारे कि जो सोए हुए ग्लैंड है वो जगे। तो जगे तो पहला काम क्या करते हैं कि वो साफ सफाई करते हैं शरीर में। तो साफ सफाई के लिए हमारे अगर लूज मोशन नहीं होते हैं, केवल स्टूल जाते हैं, हो जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो अगर लूज मोशन आपको महीने में एक बार, 10 दिन पे, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पे अगर लूज मोशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वैसे को हम कॉन्स्टिपेशन ही मानते हैं। तो ऐसे में हम सबों को ये करना मतलब फिर जैसे बिगड़ा वैसे हम सुधारते हैं न्यूरोथेरेपी से। ये पहला साइंस और ये लगभग सिंगल यही एक साइंस है जिसमें नेचुरल तरीके से जैसे बिगड़ा होता है ठीक हम उसी तरीके से फिर सुधारते जाते हैं। तो एक तो जितना समय में बिगड़ा, फिर सुधारने में भी उतना समय हमको लगता है। तो ऐसे में हमको मतलब बिल्कुल जैसे सिस्टम हरी बनाए हैं, तो हम खान पान बिगाड़ के उसको जिस तरीके से गड़बड़ किए उसी तरीके से फिर बनाना भी होता है। तो ऐसे में पेशेंटों से बातचीत करते समय हमको ये जरूर बताना चाहिए कि देखो भैया, टाइम हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको ये ट्रीटमेंट दिए, और ट्रीटमेंट दिए तो आपको अभी हम ग्लैंड को एक्टिवेट किए, तो शरीर में कुछ ना कुछ हरकत में जब ग्लैंड आया तो प्रभाव अपना अभी के अभी दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर सलेशन मतलब हमारा पेन पॉइंट हिस्ट्री अच्छे से लिए तो, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से हम लोगों को पेन पॉइंट चेक करना है, हिस्ट्री लेना है। और जो एक बहुत सरल चीज है ढूंढने का, जैसे कि अब तक हम ढूंढे हैं और अब तक बहुत लोग इस पे मतलब एग्री भी हुए हैं, आजकल लाइफ स्टाइल और खान पान जो इतना बिगड़ा हुआ है, तो लगभग लोगों का गॉल बिगड़ा हुआ है। तो उसके फंक्शन बहुत सारे हैं, मगर जो ये 12 लीवर 8 ADR जो है, गॉल को अप टू डेट मतलब फास्ट अप टू डेट कर लेने के लिए गॉल
अपना काम जो हम पॉइंट दें वो अच्छे से गॉल ब्लैडर हमारा काम करे। सबसे पहले 12 लीवर एटीडीआर इसके लिए एकदम रामबाण की तरह काम करता है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। तो दो तरीके से हमको चलना पड़ता है। एक तरीका तो गॉल ब्लैडर है, दूसरे तरीका दूसरे साइड में हमारा स्प्लीन है। तो हम दो कंडीशन से, पहले सब पेशेंटों को हम 12 लीवर एटीडीआर नहीं दे सकते। तो इसमें दो कंडीशन है, एक गॉल को देखना है, दूसरा स्प्लीन को देखना है कि गॉल में ज्यादा सॉफ्टनेस है या स्प्लीन में ज्यादा सॉफ्टनेस है। कई एक बार होता है कि हमको हार्डनेस मिलता है, मगर पेशेंट से पूछते हैं कि दर्द है क्या, तो बोलते हैं कि दर्द नहीं है। या ऐसा सुनपन की भी, मतलब बहुत दिनों से जब जिसके पेट में हार्डपन है तो सुनपन भी ऐसा होता है, तो बहुत लोगों का गलती नहीं होता, उसमें उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा ये दब भी रहा है। क्योंकि दबाएंगे भी तो दबाव आप उतना नहीं दे पाएंगे, इतना हार्डनेस होता है कि अब दबाव देने के बाद भी उतना दब नहीं पाता है वो, जो उनको दर्द में एहसास हो। तो ऐसे में आपको हार्डनेस देखना है कि गॉल में है कि स्प्लीन में है। अगर उनको शुगर नहीं है, कोई ऑटो इम्यून उस तरह का डिजीज नहीं है, तो अगर स्प्लीन में हार्डनेस मिल रहा है तो आप सीधे समझिए कि वहां पे मतलब स्प्लीनिक है, मतलब राइट साइड प्रॉब्लम, यानी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है इनको। तो चाहे तो आप वायरल दीजिए, चाहे आप थाइमस दीजिए, राइट साइड ओबडी वगैरह दर्द चेक करके फिर आप एग्जैक्ट जा सकते हैं। दूसरा चीज, गॉल ब्लैडर में अगर हार्डनेस है, स्प्लीन अगर स्मूथ है, तो वैसे में आपको स्टार्ट में 12 लीवर एटीडीआर दे देने से बहुत सारा फॉर्मूला बहुत फास्ट असर देखने लगता है, देने लगता है, और आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। दूसरा चीज है कि जो दुबले पतले सूखे से लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों में हम देखे हैं बहुत पुराना वायरल इफेक्टेड लोग हैं, वायरल का हिस्ट्री उनका मिला है। जैसे कई एक लोगों से ये चीज फाइंड आउट भी हो चुका है, बहुत लोग इसको मतलब डिसीजन मतलब फॉर्मूला दे दे करके ले भी चुके हैं, बहुत लोगों को ज्ञान तजुर्बा मिल गया है गुरु जी के सोच के आधार पे। और दूसरा है थुलथुला बॉडी। तो जैसे हम जो दुबला पतला बॉडी, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप थाइमस देने से लगभग लोगों को, बहुत लोगों को मना करते हैं, तो लगभग बहुत लोगों को मना नहीं करते हैं हम। जहां भी थुलथुला बॉडी आता है, या शुगर वगैरह में तो ऐसे भी सबको पता है कि नहीं देते हैं, तो जहां थुलथुलापन आया वहां बिल्कुल थाइमस देने से बचना है, चाहे कोई भी कितना भी फिगर आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल थाइमस नहीं देना है। हाँ, उस तरह का नेचर मिलता है, जैसे टीएलसी अगर डाउन मिलता है, न्यूट्रो भी अगर डाउन हो, लिम्फो थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, तो आप वायरल दीजिए, या फिर न्यूट्रो अगर जरूरत से ज्यादा डाउन हो तो आप थाइमस दीजिए। नहीं तो उसको थुलथुले पेशेंट को बिल्कुल आप राउंडर और एडीआर वगैरह दें और गोल्ड लीवर को स्टिमुलेट करें। दूसरा बात कि अगर दुबला पतला सूखा हुआ है, वायरल आप नहीं दे सकते, थाइमस नहीं दे सकते, तो उसको अगर क्रोनिक क्रिटिकल हो गया हुआ है, क्रिटिकल पोजीशन है, चाहे माइल्ड भी कुछ भी समझ सीपी चाइल्ड आता है, तो अगर दुबला पतला सूखा सा है तो बिल्कुल कुछ मत दीजिए, पॉइंट लीवर से ही शुरू कीजिए उसको। फिर आगे जैसे जैसे आपको अपने आप, बहुत सारे थेरेपिस्ट लोग हैं जो धीरे धीरे ट्रीटमेंट देते ही, स्टार्ट जैसे ही करते हैं उनको अपने आप रुझान मिलने लगता है, फिर आगे पूछने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अप टू डेट करते रहते हैं। तो इस तरह से हमको चलना चाहिए। तो एक तरफ गॉल को देखना है, दूसरे तरफ स्प्लीन को देखना है। गॉल के तरफ हार्डनेस है तो एडीआर आप दे करके, 12 लीवर एटीडीआर दे करके फिर एग्जैक्ट पॉइंट भी आप चेक कर ले सकते हैं। दूसरे तरफ स्प्लीन की तरफ अगर है तो आप स्प्लीन के मतलब वायरल ट्रीटमेंट दे करके, नॉर्मल सूखा हुआ चेहरा, स्प्लीन के एरिया में दर्द भी मिला है, फिर आप देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम वगैरह, सैलिवा और सैलिवरी मतलब सैलिवा डिस्चार्ज या पस वगैरह कुछ इस टाइप का है, या गिल्टी भी है तो राइट साइड में गिल्टी है स्प्लीन में ये, तो आप बिल्कुल वायरल दे सकते हैं। दुबला पतला आदमी हो, थुलथुला में तो थुलथुला में थाई मतलब थाइमस ना देके आप एडीआर दें। स्टार्टिंग में गॉल में अगर है तो 12 लीवर एटीडीआर, स्प्लीन में अगर है तो फिर इन सब चीजों से पर मतलब वायरल दे सकते हैं। अगर शुगर तुगर नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, नए बच्चे हैं, चाहे उस टाइप का सूखा हुआ हिस्ट्री है, दुबले पतले हैं, तो उनको दे सकते हैं। तीसरा मैटर आ जाता है लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। दूसरा मैटर जो आता है लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। तो लेफ्ट ओवरी का दर्द दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इन्फेक्शन, फॉलिक एसिड की कमी, दो तो सबसे मेजर चीज है। जो दो चीजों में ये मतलब आपको मिलेगा। राइट ओवरी में दर्द फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है और इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, राइट ओवरी या इस तरह का जो भी है। फिर अगर लेफ्ट में होता है
तो इन्फ्लामेशन है वो। ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी। तीसरी अगली बात जो है वो ये है कि जिसका गोरा बदन है, फॉलिक एसिड से रिलेटेड डिजीज उसको होगा। है बहुत 90% में प्रमाणित हो चुका है, सारे थेरेपिस्ट भाई लोग को भी मिल चुका है, ये मिला होगा फाइंडिंग। और जो लोग नहीं है ट्राई करेंगे इस चीज को। तो जो गोरा बदन है, बहुत सारा प्रॉब्लम उनका मतलब फॉलिक एसिड से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जिनका सांवलापन है, एक तो सांवलापन है, दूसरा सांवलापन के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा सा सुस्त है, कंफ्यूजन टाइप के, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो वो लेफ्ट ओवरी से ही जुड़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा हुआ ही प्रॉब्लम नहीं है, वो दिमाग से जुड़ जाता है। जहां पे कमी B12 का होता है तो आप उधर ATR भी ATDR देके इन्फ्लामेशन को भी खत्म करना है, प्लस ब्रेन को रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा B12 देना है वैसे पेशेंटों को। लेकिन इसमें भी आ जाता है क्या, तो शुगर और BP। तो शुगर और BP अगर दोनों है तब तो आप फिर मतलब ना फॉलिक एसिड दे सकते शुरू में, ना ही मतलब लेफ्ट ओवरी दे सकते, मतलब B12 दे सकते, क्योंकि कई का बढ़ जाता है, बहुतों पे नहीं होता है, बहुतों पे नहीं भी बढ़ता है, लेकिन कुछ एक पर बढ़ जाता है। हमारी आवाजें जा रही है कि नहीं सबके नजदीक? जी आ रही हेलो। है। हाँ, आ रही सर, आ आ रही रही आ है रही सर, है आ आ रही रही है। है। आ रही है सर, आ रही है। क्योंकि कभी कभी आवाज गायब हो जाता है ना, इसलिए हम क्या बीच सर? में पूछ लिए हैं। तो ये है, तो ये गॉल ब्लाडर, स्प्लीन, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, यानी पेन पॉइंट को अच्छे से, हिस्ट्री उसको अच्छे से देख ली कि भाई आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऑपरेशन में किस तरह का ऑपरेशन हुआ उनका, क्या प्रोस्टेट से संबंधित, उम्र जिसका भी ज्यादा एज हो गया है, तो बहुत लोगों का, चाहे तो अगर फीमेल है तो लगभग लोगों का आज के डेट में तो जवानी में गॉल ब्लैडर कट रहा है हाइपर एक्टिविटीज के कारण। तो ऐसे में भी हमको 12 लीवर ATDR देना है। और जब थोड़ा सा एज हो रहा है तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जेंट्स लोग झेल रहे हैं, लेकिन लेडीज लोग जैसे ही जाते हैं गायनी के पास तुरंत कहती है कि अब ये प्रॉब्लम जो है ना, आपको यूट्रस कटवाना पड़ेगा। जो कि न्यूरोथेरेपी को अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जान रहे, तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि हाँ हमारा तो वाटर डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो हमको तो कटवाना ही पड़ेगा रिमूव। तो ऐसे में जैसे थोड़ा सा ओल्ड एज जो मिले, आपको सीधे सोचना है WD के बारे में ज्यादा फोकस करना है। पेशेंट ना भी बताए तो आपका हार्डपन देखिए, वहां पर करकपन देखिए, फिर हिस्ट्री लीजिए उनसे, घुमा फिरा के हिस्ट्री बहुत अच्छे से लीजिए। और बहुत मामले में ये है कि लोग बताना नहीं चाहते, तो आप पेन पॉइंट चेक करके, और जहां हार्डपन मिलता है उस ग्लैंड में, ग्लैंड को बीमार आप समझिए और उस ग्लैंड को एक्टिवेट कीजिए। तो ये 2 4 5 चीज जो है हमेशा दिमाग में रखने की चीज है। सबसे पहले उनके खान पान का तरीका चेंज कराना है कि खान पान बहुत तरीके से खाएं। उसके बाद उनके सबसे मतलब जैसे गुरुजी बताए हुए हैं कि फर्स्ट स्टार्ट गॉल ब्लैडर से करना है, उस तरह से तो गॉल ब्लैडर स्टार्ट करने लायक होना चाहिए। तो अगर स्टार्ट करने लायक नहीं है तो आप 12 लीवर ATDR दे के शुरू करें। फिर आगे चल के उसके दुबले मोटे का मतलब ये देखें, गोरे और सांवले का फीलिंग लें, ये सब चीज अकट है, और ये जब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चौथा जो बताए थे, टंग इज द मिरर ऑफ द एब्डोमेन, जीभ आंत की आईना है। तो उसमें आप जीभ में भी बहुत सारी चीज को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आचार्य जी किसी दिन ये होंगे तो जीभ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वैसे एक सबसे बड़ी चीज बच्चे में जान लीजिए, या ओल्ड एज मतलब सबके एज में ये चेक कर सकते हैं। जीभ जो होता है, जीभ के ऊपर उजला टाइप का धावा मिलेगा, उजला उजलापन मिलेगा, और उसमें सुई के नोक के लाल 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 छिद्र दिखाई देगा, मतलब छिद्र टाइप का, नुकीला नुकीला सुई के नोक की तरह छिद्र रहेगा। वो कीड़ा कीड़ा मतलब वो जियार्डिया नाम के कीड़ा का या किसी भी तरह का वर्म्स का वो पहचान है। बच्चे में आंख का पुतली लंबा होना, या किसी सीनियर में भी आंख का पुतली देखिएगा कुछ लंबा हो जाता है, तो ये कीड़ा का पहचान है। तो वैसे में भी कीड़ा से भी आपके वायरल को बहुत ज्यादा मतलब जुड़ाव है दोनों को आपस में। तो वैसे में भी आपको बहुत सारा समस्या, जैसे पेशाब में खुजली होता है क्या, लैट्रिन में कभी खुजली, लैट्रिन का रास्ता खुजली करता था क्या, तो ये बच्चे में भी मिल जाएगा और सियाने लोगों में भी मिल जाएगा कि यहाँ पहले होता था अब नहीं होता है, यहाँ पहले नहीं होता था अब होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज ऐसे ये पॉइंट हैं जो अकाट्य सत्य है, इसमें इतनी गहराई है कि आपको फिर खोजना नहीं मिलेगा, खोजना पड़ेगा नहीं आपको कि अब इसमें क्या दें।
इन छोटे छोटे चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, याद रखते हैं, नोट डाउन करके दिमाग में अगर उसको बैठाते हैं, तो आपको बहुत आसानी से सब चीज मिल जाएगा। तो इन चीजों को मैं, जैसे सिस्टम बिक रहा है वैसे सिस्टम बनाने के लिए इन छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है और छोटे चीजों से शुरू करना है। बार बार इस ग्रुप का मतलब ये है कि गुरुजी के उस चीज को मतलब पूर्ण रूपेण आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाए कि रिपोर्ट पे बिल्कुल मतलब ये देखना जरूरी है, थोड़ा आइडिया लेने के लिए। लेकिन रिपोर्ट गुरुजी बिल्कुल बोलते थे, कह रहे रिपोर्ट को उधर रख, रिपोर्ट को उधर रख, बाद में देख लेना या बाद में मैं देख लूंगा, पहले इसको रिलैक्स कर, पहले इसको ये दे और रिलैक्स कर, फिर रिपोर्ट देख लेंगे। तो एक चीज ये। दूसरी बात कि गुरुजी का कहना था कि सरल से सरल तरीके से न्यूरोथेरेपी का निर्माण किए, न्यूरोथेरेपी खोज को मतलब किए। तो इसको सरल से सरल तरीके के सोच को बना करके खूब सरलता से उसको पेश करो और सरलता से सहज होकर के पेशेंट को सहज भाव से देख रेख करके पॉइंट ट्रीटमेंट दे के और उसको अच्छा करो। तो हम लोगों को इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और गुरुजी की एक एक बात को बहुत नम्रता से लेना है और बहुत ही नम्रता से हम लोगों को पेशेंट को भी टैकल करना चाहिए। आगे और किसी का कुछ क्वेश्चन अगर हो इससे संबंधित या कोई भी, तो आप अपना क्वेश्चन पेश कर सकते हैं। एक बार हाँ, कोई टू हैंड, पेन मेटाबॉलिक के बारे में बता दीजिए। मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट। टू पेन वाला। देखिए टूपेन मेटाबॉलिज्म यही है कि जैसे टूपेन सीवियर कैंसर पे, मतलब ऐसे तो टूपेन मेटाबॉलिज्म कहीं भी किसी भी पेशेंट को जब क्रोनिक डिजीज कोई भी हो और उसका जैसे बीपी वगैरह हाई जा रहा हो या हाई लो भी हो, लेकिन देखिए कि बहुत ज्यादा नींद की कमी है, 2 पेन x 6 डायरेक्ट नहीं दे सकते, या जिसका खास करके जिसका यूट्रस कट गया और वाटर डिस्चार्ज में हम देखें कि बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। बहुत पहले यूट्रस रिमूव करा दिया गया और अब वाटर डिस्चार्ज होने लग गया कुछ दिनों बाद, 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल बाद। तो वैसे पेशेंटों के लिए अगर बीपी लो है तो 2 पेन मेटाबॉलिज्म के साथ 1 पैरा दे करके फिर 60 TF गॉल लीवर या मतलब वगैरह वगैरह, फिर कुछ दिनों के बाद नॉर्मल है जाए नॉर्मल, या इंजुरी 2 पेन मेटाबॉलिज्म देने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट आप देंगे तो असर बहुत ही फास्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 2 पेन x 6 1 gas only 6.1 liver into 6, ये चीज कैंसर से घातक कैंसर को, और किडनी चाहे कितना भी फेल्योर हो गया हो, डायलिसिस चाहे क्यों ना बंद हो गया हो कि अब इसमें नहीं हो सकता, वहां भी इससे रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ दिन रिजल्ट लेने के बाद जैसे आपको अब धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्मूला की ओर जाना अगर है तो आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म दीजिए। फिर उसके बाद पहले एक बार देके देखिए, फिर ऐसा तो 2 से 3 बार दिन भर में अगर सेट कर जा रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ पेशेंट का काम आसान हुआ। अब हम गॉल वगैरह को स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो मेटाबॉलिज्म देके फिर गॉल वगैरह को स्टिमुलेट करने लायक बनाइए। गैसाई को पॉइंट पॉइंट में देके, मेटाबॉलिज्म में गैसाई पॉइंट है, फिर दे करके, और उसमें थायराइड को मतलब ब्लॉक रखिए कुछ दिन। फिर धीरे धीरे 2 पेन मेटाबॉलिज्म अगर अच्छे से सेट कर ले रहा है तो फिर थायराइड देके चेक कीजिए। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को भी आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म देके, कुछ भी नहीं दे रहे हैं 2 पेन मेटाबॉलिज्म दे रहे हैं, तो लगभग सारे ही शरीर के हाइपर ग्लैंड्स जो भी हैं, हाइपर एक्टिविटी जो भी है, वो बहुत रिलैक्स में होता है और एक तरह से शरीर में इम्यूनिटी भी आता है। कुछ हमारे इम्यूनिटी के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूला हैं, तो उसमें एक 2 पेन मेटाबॉलिज्म भी है जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा मतलब बूस्ट करता है। वो पहले दिन देते देते ही पेशेंट को चाहे कोई भी हाइपर एक्टिविटीज का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो उसको लगेगा कि पहले दिन 2 पेन मेटाबॉलिज्म देंगे तो उसको लग जाता है कि हाँ नहीं सर अभी तो कुछ लग रहा है। अगर फेयर पेशेंट है, फेयर सोच का, तो आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। स्टार मॉडिफाई जो है गुरुजी का, वो स्टार स्टार ही है, वो भी दे सकते हैं। जीवन धारा ट्रीटमेंट है, जीवन धारा ट्रीटमेंट रियली जीवन धारा है, उससे अनेक उनसे जुड़ा हुआ अनेकों कहानी है जो आचार्य जी के पास है, चाहे हम लोगों को भी मिला है, आप लोगों को भी धीरे धीरे पता लगेगा जो भी देते हुएगा जीवन धारा। तो ऐसे ऐसे ब्रांडेड फॉर्मूला है जो छोटे छोटे फॉर्मूला देकर के बहुत सारे बड़े बड़े डिजीज को
आप अप टू डेट कर सकते हैं और फर्स्ट डे से ही अप टू डेट कर सकते हैं। तो कभी भी बड़े फॉर्मूला को यूज नहीं कीजिए, ज्यादा लंबा फॉर्मूला देने पे विश्वास नहीं रखिए। फिजिकल तो बिल्कुल मतलब नथिंग करके चलिए स्टार्टिंग में, बाद में जरूरत हो तो कुछ कुछ फिजिकल बाद में दिया कीजिए। ना खुद थकिए ना पेशेंट को थकने दीजिए, ये गुरु जी का कहना है। तो ऐसे में और कुछ चीज ऐसा है जो आप देखिए जरूर, लेकिन उसको खुद से मजा आजमाइए, क्योंकि वो जहां जो आजमाए उनको अपना टेक्निक था, तो उन चीजों पे ध्यान दे करके नहीं, गुरु जी की एक एक बातों पे ध्यान दीजिए। अब एक आदमी आज सुबह में पूछ रहे थे कोई कि 125 डीसीसी हम दे सकते हैं क्या उस पेशेंट को, 2-3 दिन से सीपी चाइल्ड का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो ऐसे ऐसे गुरुजी बोले हुए हैं, लेकिन उसके आगे पीछे भी तो हजारों सेंटेंस बोल चुके हैं, तो उनपे तो ध्यान देना है आपको। 125 डीसीसी का पूरा डिफिनीशन वो रिकॉर्डिंग में, चाहे ऐसा बहुत सारा ट्रीटमेंट है, बहुत सारा केस है जिसपे गुरुजी अपना लेक्चर दिए हुए हैं। अभी वीडियो बहुत सारे लोगों के पास है, तो बहुत सारा वीडियो है जो हमारे आपके पास बहुत कम आ रहा है, चाहे कम आया है, बट किसी न किसी से माध्यम से कहीं ना कहीं से कुछ वीडियो तो निकल के आ ही गए हैं। और आ जाना चाहिए मार्केट में, ऐसा सब लोगों का सोच है और रहना चाहिए सोच। तो इन चीजों पे ध्यान देना है कि गुरुजी कहीं लिख दिए गैस वाली कॉन्स्टिपेशन वाले को देना नहीं है, तो उसके नीचे भी कुछ लिखे हुए हैं, थाइमस फलाने को नहीं देना, तो फिर अभी के लिए नहीं देना, बाद में जब सिस्टम जब आएगा उस सिचुएशन में तो देना है। तो हमको जैसे सिस्टम बिक रहा है उस तरह से चलना है, लेकिन चलने के लिए हमको शरीर को, उस ग्लैंड को उस लायक है कि नहीं वो चेक करते हुए उस ग्लैंड को पहले उस लायक बनाना है, छोटे छोटे फॉर्मूला दे करके शरीर को उस क्षमता, उस शरीर में उस क्षमता को उत्पन्न जन्म देना है, उस क्षमता को बढ़ाना है जो हम बड़े ट्रीटमेंट को भी दे करके ठीक कर सकें। और जीरो से लेके लास्ट तक, ए से लेके जेड तक सारे फॉर्मूला जब तक किसी भी पेशेंट को आप नहीं देंगे तब तक होल इन सोल फॉर्मूला नहीं मतलब होल इन सोल निदान नहीं हो सकता। तो पेशेंट समय नहीं देते हैं तो उनकी कमी है, बट अगर पेशेंट को अच्छे से आप डील करेंगे तो जरूर से जरूर देगा। क्योंकि किसी भी डिजीज में शरीर इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि समय तो लगता है। सुधार भले ही दर्द निकल गया, उनका भूख प्यास आ गया, नींद आने लगा, तो प्रॉब्लम उनका तकलीफ खत्म हो गया, मगर शरीर अप टू डेट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में हम नॉर्मल एज नॉर्मल से शुरू करके फिर दूसरा जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो नॉर्मल एज नॉर्मल वगैरह दे करके सबसे पहले क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगा शरीर से जो भी गंदगी है। यानी शरीर में रक्त संचालन पाइपलाइन के द्वारा होता है, फूड का चाहे कहिए चाहे जो भी केमिकल्स है सब पाइपलाइन के द्वारा है। जब शरीर अपना ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, यानी जब वहां से धीरे धीरे मशीन का काम धीमा हो जाता है या अपने मशीन के अंदर के इंजन का काम स्लो हो जाता है, तो वही उस नलिकाओं में कहीं ना कहीं कचरा रुकता है, कहीं ना कहीं सिकुड़न आने लगता है। तो फिर ऐसे में अलग अलग तरह के डिजीजों का नाम दिया जाता है। इसलिए हम लोग डिजीज पे ना जाके पिन पॉइंट पे जाएं। तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो नलिकाएं, सबसे पहले नलिकाएं खुलना शुरू होता है, फिर नलिकाएं खुलना शुरू होता है तो उसमें जहां तहां जो कचरे आए रहते हैं पाइप में, जैसे कचरे जमा होते हैं वैसे उस पाइप में, शरीर रूपी पाइप में भी कचरा जमा रहता है, तो उसको फिर शरीर अपने आप फिल्टर्ड करता है। फिर उसमें बहुत सारे टूट फूट होते हैं, इंजोर्ड हो गए रहते हैं, यानी जंग टाइप के लग गए रहते हैं, जैसे पाइप में लगते हैं, लोहे वाले पाइप में पहले लगते थे, उस तरह से हमारे शरीर के पाइप में भी लगा रहता है। तो वो जंग झरा, तो जहां से जंग झरा वहां पे कमजोर हुआ, तो उस पाइप को रिपेयर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में उपाय है। और जो इंजुरी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं तो उसको रिपेयर करना है, फिर मजबूती प्रदान करना है, रिपेयर भी करते हैं, मजबूती प्रदान भी करना है। फिर देखना है कि अब कहीं भी कुछ भी कचरा है तो उसके लिए हेपरिन वगैरह दिया जाता है। फिर नया अगर बनाना है तो उसके लिए वेटर प्लस न्यूगोल जैसे फॉर्मूला है। तो ये सारा ही फॉर्मूला अपने पास है, लेकिन सबका समय है, सबका रूट रोटेशन डाइजेशन को मजबूत कीजिए, इंजुरी को भरते हुए उस नर्व को मजबूती के लिए यूडीएफ वगैरह टाइप का ट्रीटमेंट है, एलएफ भी है, मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल है, ये सब चीज दीजिए। बीच में जो भी अगर वो हेपरिन की जरूरत है फिर तोड़ते रहिए, खोलते रहिए और उसको निकालते रहिए, फिर उसको मजबूत भी करते रहिए और इंजुरी को भी ठीक करते रहिए बीच बीच में। यानी बहुत सरलता से कोशिश है मेरा कि इसको मतलब आप लोगों को ये करें, तो इस तरह से चलें।
और अगर इसके अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने क्वेश्चन लेके उपस्थित हो। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर क्लास की तरह इस क्लास में भी क्वेश्चन का आंसर पूर्णतः दे पाए। सर यस। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं प्रिंट किस टाइम यूज करना चाहिए? क्या? हेपरिन फॉर्मूला किस टाइम यूज करना चाहिए? जैसे आप शुरू में तो मतलब मना ही करते हो कि हेपरिन हमें यूज नहीं करना है, तो हमें किस टाइम यूज करना चाहिए हेपरिन? शुरू में किसी का पल्स रेट बढ़ा हुआ है या शरीर में किसी ग्लैंड में हार्डपन है, कड़कपन है, जो हम नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह दे रहे हैं तो उसे नहीं जा रहा है, तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी तब सर। तो देना ही पड़ेगा। एक फॉर्मूला और है बहुत अच्छा, मतलब अभी हम 2-3-4 रोज से यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप लोग भी जान लीजिए। शुगर और बीपी के पेशेंट को, जिसका शुगर भी है बीपी के भी पेशेंट हैं, वो उनका पल्स रेट भी बढ़ा रह रहा है, शुगर भी है और बीपी भी है, दोनों ही कंडीशन है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम एक फॉर्मूला अभी दे रहे हैं। मतलब फॉर्मूला तो सब गुरुजी का ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके तरीका से, तो उसमें हम 60 टीएफ गॉलीवर इंटू 3 दिए स्टार्ट में, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट दिए जिसमें 15 मेडुला इंटू 2 और 10 लेफ्ट मेडुला, हम लगभग लोग को 10 लेफ्ट मेडुला ही देते हैं। और उसके बाद 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3 दिए, यानी 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर। फिर सेकेंड टाइम 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर, फिर थर्ड टाइम भी दिए 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर। उसके बाद 1 पॉइंट लीवर इंटू 2, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2। उसके बाद पीहेपरिन भी देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पीहेपरिन जिस दिन दिए उस दिन 2-3 देने के बाद 2-3 दिन में देखे कि बीपी भी नॉर्मल होने लग गया और शुगर भी उनका बहुत, मतलब बहुत हद तक ये रिकवरी होने लगा। तो पहले बीपी डाउन हुआ, तो बीपी जैसे ही डाउन हुआ तो फिर हम लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देना शुरू किए, तो अगले तीसरे चौथे दिन देखे कि शुगर भी बहुत फास्ट गति से कमना शुरू हो गया। तो इस तरह से, और इसी में अगर किसी को ये है तो जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी का बीपी अगर हाई नहीं है, बीपी लो रहा है, केवल शुगर है और बीपी लो रहा है, तो हम 10 पेन के साथ 10 पेन इंटू 3 हेपरिन देते हैं। तो इस तरह से सिस्टम के हिसाब से हेपरिन हमको शुरू में भी देना पड़ सकता है। मल्टी हेपरिन देने के लिए कंडीशन देखना पड़ता है, एक कंडीशन आता है जहां पे जाके हमको मल्टी हेपरिन देना पड़ता है। लेकिन कुछ हेपरिन उसके शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्थिति को देखते हुए तो हमको बीच बीच में भी ऐड करते रहना पड़ेगा, इंजुरी भी बीच बीच में ऐड करना करते रहना पड़ेगा। प्लस इसीलिए 60 टीएफ गॉलीवर लगभग लोगों को बोलते हैं कि स्टार्टिंग से भी दे सकते हैं, तो वो माइल्ड इंजुरी ही काम करता है, इसलिए इस तरह से चलना ठीक है मंजीत जी। हाँ हाँ जी जी, सर, हाँ जी एक सर। बात बताओ, जैसे आपने बोला अभी 15 मेडुला इंटू 2, 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 1, तो ये जो है ये गुरुजी ने खुद बोला हुआ है इसमें 2017 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कि ये रिसेप्टर्स के लिए है, ये कोई भी ट्रीटमेंट इसके बाद दोगे तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा, और लिखा हुआ है इसमें, जी ये जी जो बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस वाला तो है। हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं बिल्कुल और सर, सदा ही बोलते रहेंगे, हम कोई भी फॉर्मूला अपने बनाने पे विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल गुरु जी के मुख और गुरु जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्दों को बारीकी से देखते हुए जहां तक मतलब मिलता है और उन चीजों को यूज करके फिर हम चाहते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके जितने भाइयों को हम दे सकें, ये सबों का कोशिश रहना बिल्कुल चाहिए सर। और ये सोच सबों का होना चाहिए। आज के डेट में हम देख रहे हैं और बहुत खुशी हो रहा है कि धीरे धीरे ये बहुत अच्छा शुरुआत हो गया हुआ है कि अब लगभग बहुत लोग मतलब अब मदद करने में लग गए हुए हैं। जो हमको याद है 2016 में पास आउट हुए थे हम, अच्छे अच्छे लोगों का नंबर दिया गया था, कोई दिक्कत हो तो फोन करना, फोन करने पे वो तीसरे का नंबर देते थे, तीसरे चौथे का नंबर देते थे, चौथे बोलते थे कि थोड़ा सा हम अभी मीटिंग में हैं तो कभी अभी पेशेंट देख रहे हैं। तो हम बहुत सारा झेलने के बाद ये सब चीज पैटर्न कहीं मतलब रिक्वेस्ट किए शुरू किया जाए, फिर शुरू करिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग इसे मतलब अभियान में आ गए हुए हैं, उन सबों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। गुरु जी के सोच के अनुरूप अब ये काम हो रहा है, इसलिए आप सब लोग बेहिचक जो भी ज्ञान है उसको आप लोग गिव एंड टेक करते रहें, बहुत आनंद आएगा।
आने वाले समय में। जिस तरह से अभी अभियान चल दिया है, ये अभियान 1 साल में ही पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में रंग दिखला देगा अपना, जिस जज्बे के साथ हम आप लगे हुए हैं और इस अभियान की ओर ये अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। यह दूसरी बात यह है कि कुछ लोग, कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट लोग प्रसाद की तरह सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गुरुजी बोलते थे ज्ञान दे, ज्ञान बांट, तो ज्ञान के बदले प्रसाद की तरह सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और फिर उन्हीं के कोई कलीग हैं बगल में बैठे हुए, वो किसी अन्य जो है फिजिकल पॉइंट्स वाले मतलब साइंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा के और उसमें डाल करके कैरियर को बिल्कुल बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपिस्ट भाई जहां कहीं भी आप लोगों को मिले दिग्भ्रमित, उनको कोई कमी हो तो पूरा कीजिए। न्यूरोथेरेपी गुरुजी बनाए तो बोले कि पुत्र ये न्यूरोथेरेपी किसी भी तरह के बैसाखी से फ्री है, कोई बैसाखी न्यूरोथेरेपिस्टों को नहीं चाहिए। इसलिए अध्ययन करना, पढ़ना, मगर किसी और चीज का सपोर्ट न्यूरोथेरेपी में मत लेना। तो कोई भी इस तरह के आप इधर उधर के लोग अगर न्यूरोथेरेपी के किसी बच्चे को अगर ये करें तो उनके ज्ञान को डेवलप करा के बहुत सारे ग्रुप अब चल दिए हैं। यही हमारे एक ग्रुप नहीं है, इस अभियान में बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग लग गए, जो बहुत खुशी हो रहा है देख के, जान के। तो उसमें जोर करके और उनके ज्ञान को डेवलप कराएं, न कि न्यूरोथेरेपी से न्यूरोथेरेपिस्ट किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो महीने दिन के कोर्स किए हों, 3 महीने के कोर्स किए हों, कहीं से भी कोर्स किए हों। मदद करना हम न्यूरोथेरेपिस्टों का, गुरु जी के प्यार को अपने ऊपर बरसा कराने के लिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट का कर्तव्य बनता है। प्रत्येक न्यूरोथेरेपिस्ट जो भी मदद के लायक है, चाहे मदद लेना चाहे, उनकी मदद की जाए। ठीक है प्रबंधक जी? सर ठीक है। बात है सर। हाँ जी सर ये क्या फिजिकल पॉइंट देना ये सही है या फिर कहीं कहीं? आचार्य जी, अभी आचार्य जी हम लोगों के आए, आचार्य जी को चरण स्पर्श, तो पहले हम लोग आचार्य जी का सुने। इसी सब बिंदु पे आचार्य जी अभी हमारे स्पीच पहुंचे हैं, हाँ हाँ तो इनका हम लोग आनंद लें। आचार्य जी चरण स्पर्श। हाँ, आशीर्वाद, 1 मिनट आ रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस है तो मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। हेलो जी जी हेलो। हाँ जी, 1 मिनट। कृपया सब लोग माइक को म्यूट ही रखें। अभी आचार्य जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा अपना अपना माइक हैंड रीच करके, और बारी बारी से सब लोग ये कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हम लोग आचार्य जी का सुनेंगे। हाँ, थैंक यू जी, नमस्ते, आशीर्वाद सभी को। एक्चुअली ये बाकी सब विपिन जी ने जो बोला है वो एकदम 100% सही है। सिर्फ एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो हेपरिन जो है, सबसे पहले हम किसको देना है, इसके लिए गुरुजी ने एक चीज बोला था कि समझो आपने एक ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट में दर्द निकल गया, किसी भी पॉइंट का दर्द हो, कुछ भी हो, जो भी हो, घुटने का दर्द हो, जो भी हो, तो दर्द निकल गया, लेकिन चंद घंटों के बाद, समझो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो भी है, उसके बाद दर्द वापस आ गया, तो वहां इसका ही इंडिकेशन है कि वहां कोई क्लॉट है। वो क्लॉट के कारण ही वो सर्कुलेशन रुक गया और उसके कारण ही उनको तकलीफ हो रही हुई है दोबारा। तो ये एक मैंने क्लियर इंडिकेशन है कि हेपरिन पहले न भी दें तो कब वापस देना है या कब देना है, वो ये इंडिकेशन आप लोग सब ध्यान कर लीजिए कि भाई कोई भी हमने ट्रीटमेंट दिया, दर्द निकल गया, लेकिन चंद घंटों के बाद दर्द वापस आया, बेशक दूसरे दिन सुबह भी आए, कोई बात नहीं, जो भी है, तो उसमें हमको हेपरिन हम उसमें इंडिकेटेड है, हम सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो कहीं भी घाव वाव है उसमें नहीं देना, वो कभी, इसको याद रख लेना चाहिए। जहाँ उंड नहीं देना है, बट जहां भी हार्डनेस हो और नॉर्मल ट्रीटमेंट से वो हार्डनेस का दर्द नहीं जा रहा है, तो वहां पे क्लोट है, उसके लिए उचित हेपरिन जरूर देना चाहिए। जी आचार्य जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और एक भी बात है कि भाई
वुंड्स में, बेडसोर में कभी कभी देखो, अब पेशेंट है, डायबिटिक है और पैरालिसिस है, उसको बेडसोर हो जाता है। अब गुरुजी बोलते थे अब बेडसोर में हम हेपरिन देंगे तो बेडसोर खुल जाएगा, ज्यादा तकलीफ होगी। और पेशेंट को हम डायबिटिक है करके हम थाइमस नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा मैंने ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर पेशेंट को बेडसोर खुल रहा है तो वहां थाइमस से ही उसको अगर लाभ मिले तो उसको बोलना है कि घर वालों को बोलना है कि आज इनका खाने पीने में एकदम ध्यान दे दीजिए, और खाने पीने में एकदम मैंने कोई भी शुगर वाली चीज ना खिलाएं। वो सब आप मैंने वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि बेडसोर में अगर बाई चांस अगर थाइमस देना हो तो हम दे सकते हैं। लेकिन ये मैंने ये सब ट्रेनिंग के लिए ही आपको ये सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि भाई अपनी सोच को बढ़ाओ, कि सिंपल ट्रीटमेंट्स बहुत कारगर हैं, लेकिन कब कब उसमें क्या क्या चीज ऐड करना है, ये है आपको मैंने इन सब प्रिंसिपल्स को याद रख करके करना है। ठीक है, थैंक यू, आशीर्वाद। यानी आचार्य जी के भी कहने का मतलब वही है कि आप लोग अपने स्टडी को बढ़ाएंगे तो स्टार्ट ही नहीं, एंड तक का आप लोगों को खुद ब खुद मिलते चला जाएगा। इसलिए स्टडी करना है। जो भी आप लोगों का गिला शिकवा है, इधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको सरल से सरल तरीके से और डीप 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 एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ज्ञान को बढ़ाते हुए उसको डेवलप कराया जाए। अपना भी हम लोग डेवलप करें और सबों का एक दूसरे का भी डेवलप होते रहे। इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रहा है और ये अभियान धीरे धीरे बहुत मतलब अच्छे रूप में विकसित हो रहा है, जो बहुत हर्ष की बात है अपने न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए। और बहुत अच्छा अभियान, बहुत अच्छा शुरुआत हो गया है। तो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल। सर क्या वन पैरा भी डायबिटीज में काम करेगा ना? वन पैरा डायबिटीज में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैरा तो डायबिटीज में काम करता ही करता है, नहीं तो 4 पैरा 8 पेन या 4 पैरा 7 लीवर 8 चेस्ट 10 एडीआर क्यों दिया गया? गुरुजी तो ये ब्रांडेड फॉर्मूला बनाए हुए हैं कि अगर नहीं किसी से क्लियर, पैरा तो काम करेगा ही करेगा। जी सर। कंडीशन देखिए, सब चीज सब में काम करेगा और सब चीज सब में ब्लॉक भी करना पड़ेगा आपको। तो कंडीशन और पेन पॉइंट, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। अहम भूमिका निभाता है हिस्ट्री और पेन पॉइंट, उसका रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट तो है थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए, इसलिए सीबीसी अच्छे से आप लोग देखें। कंप्लीट ब्लड सेल का जो होता है वो उसमें आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। एमसीबी एमसी एचसीसी ये सब जो बढ़ा रहता है, ये फॉलिक मतलब डाउन है, चाहे ये है तो फॉलिक एसिड को दर्शाता है। वो न्यूट्रो टीएलसी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल जिसको मतलब बढ़ा हुआ है, टोटल काउंट बढ़ा हुआ है, तो उसमें आप एड्रिनल को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका लिम्फ नोड्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, टीएलसी डाउन है, तो उसको आप फिर वायरल और थाइमस आराम से दे सकते हैं, उसमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शुगर वगैरह देखना है। शुगर वगैरह में जैसे आचार्य जी बोलते हैं हमेशा 1 थाइमस दे के चेक करो, फिर 2 थाइमस दो, फिर शुगर चेक कर करके दे के अगर बढ़ रहा हो तो ब्लॉक कर देना है, शुगर बोल दो कि आज नहीं देना, और लेकिन चेक करना है। जब चूंकि बहुत शुगर पेशेंट को भी हम वायरल ट्रीटमेंट दिए हैं और शुगर नहीं बढ़ा है, इसलिए ये नहीं कर सकती कि हाँ शुगर पेशेंटों को नहीं देना है, जैसा कि आचार्य जी भी अभी बोले। तो आगे अभी डायबिटीज की ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट करें? जी क्या? डायबिटीज की ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट करें थोड़ा सा। वो जो शुगर और बीपी दोनों के बारे में जो बताए हैं, हाँ हाँ और केवल शुगर वाले के लिए जो बताए हैं वो, हाँ हाँ। जी हाँ, शुगर और बीपी दोनों जिसको है उसको जो अभी हम दे रहे हैं 10-15 दिन से, मतलब 5-7 पेशेंटों पे हम देख चुके हैं उसका फीडबैक। वो है 10, वो सबसे पहले 15 मेडुला इंटू 2, 10 लेफ्ट मेडुला, 6 गैस आई। तो इसके बाद भी आप 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 दे दीजिए, या स्टार्ट में ही 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 दे दीजिए, न्यूट्रल पॉइंट में ही दीजिए।
अगर तीनों साइड देना है तो एक 60 TF गॉड लीवर इंटू 1 भी देके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 60 15 में TF डूला gall liver. 15, 60 TF gall liver into 3. हाँ हम्म, अगर न्यूट्रल और में देना है तो, न्यूट्रल क्योंकि इधर समय देखिए, समय भी लैप्स नहीं करना है और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो ये भी फॉर्मूला सेट करने का मतलब हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रल वहां बोले से तो बीच वाला ही देने का। बीच वाला, हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल में बीच हुआ, ठीक है। बीच वाला। उसके बाद जाएंगे 10 पेन, जिसको हाई बीपी है उसकी बात बोल रहे हैं। 10 पेन 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर, 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, यानी सेकेंड बार भी 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर, फिर थर्ड बार भी 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर। इसमें थायराइड बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसके बाद 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3 देने के बाद 1 पॉइंट लीवर इंटू 2, अल्कली में और एसिड में जो दोनों देते हैं सो, फिर पी हेपरिन। तो कुछ दिनों बाद देखा गया है कि इनका बीपी नॉर्मल होने लग गया है। तो और इसी शुगर भी में डाउन होगी। हाँ शुगर भी नॉर्मल कुछ होने लगा और बीपी ज्यादा नॉर्मल होने लग गया। तो फिर जैसे ही देखे कि बीपी नॉर्मल में आ गया तो फिर इसी में हम लेफ्ट बीटा इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं और इसका शुगर बहुत डाउन अच्छा आ गया रिजल्ट है। आप लोग यूज करके देखिए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम ग्रुप में आज का लिखने ही वाले थे लेकिन आज क्लास हो गया तो हम बता दिए। दूसरा उस दिन हमारा माइक भी डिस्टर्ब हो गया था तो थोड़ा बहुत कुछ चाह के भी नहीं दे पाए। हरी की बिन हरी कुछ कृपा से सुनने नहीं आया आज का ये सेशन, तो ये आप इस पे डालने वाले हैं ना? जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल तो बिल्कुल। डालेंगे, वो तो ओके। डलेगा ही डलेगा। वो हम लोग कुछ भी अपने पास रखने वाले नहीं है। गुरुजी का जब आदेश होता है, जब हरी कृपा होता है, हम लोगों को जो भी दिमाग में रहता है डालते रहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। दूसरा कंडीशन इसी फॉर्मूला को दूसरे कंडीशन से देना है जिनको हाई बीपी नहीं है, शुगर है केवल, तो उनको भी यही देंगे हम। 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, पहले वाला सब सेम रहेगा, फिर दोहरा देते हैं। 15 मेडुला इंटू 2, 10 लेफ्ट मेडुला, 6 गैस आई। 6 गैस है, हाँ। उसके बाद 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 न्यूट्रल पॉइंट में देना है, तो अगर ऑल 3 साइड देना है तो 60 TF गॉल लीवर इंटू 1। ओके ओके। उसके बाद जाएंगे 10 पैन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, 1 ठीक है। पॉइंट लीवर इंटू 2। 1 गॉल 4 लीवर 3 के बाद 10 पैन 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर इंटू 2, और उसके बाद ए हेपरिन देंगे हम। सीधे ए हेपरिन पे जाते हैं। ए हेपरिन देने के बाद फिर अच्छे से लेफ्ट बीटा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट डे ही 230 से 160 पे आया। 230 से बिफोर ट्रीटमेंट 230 और ट्रीटमेंट के बाद 160। केवल शुगर था पेशेंट को, केवल शुगर है। जी केवल शुगर, बीपी हाई बीपी नहीं था, थोड़ा बीपी लो ही था उनका। तो देखिए बॉडी में बिल्कुल मुलायम, बॉडी बहुत, तो देखिए बॉडी सॉफ्ट हो, तो बिल्कुल से बिल्कुल, तो एसिड और कड़कपन है तो अल्कली। इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड मांग रहा है बॉडी तो हम आंख बंद करके एसिड दें, और भी सारा चीज हम पेन पॉइंट देखेंगे और हिस्ट्री लेंगे उनका। वैसे ही कड़कपन में भी एक बैग से हम मतलब अल्कली नहीं समझ लेंगे, हाई बीपी नहीं समझ लेंगे, उनके हिस्ट्री को हम लेंगे। ओके। और ये खाली शुगर तो 60 TF नहीं देना है क्या? देना है ना, बोले नहीं कि 60 TF इंटू 3 देना ही ग्रुप देना में है। लिख के भेज देंगे हम आगे। ओके ओके ओके। हाँ ये चीज ग्रुप में मतलब ट्रीटमेंट को हाँ ऐड कर जी, देना आगे है। चिन्मय जी का क्वेश्चन है। चिन्मय जी का फिजिकल, चिन्मय जी हाँ। फिजिकल जो है ना वो हाँ देना जी। है, लेकिन एक के बार MRT नहीं दे देना है। जी। छोटे फिजिकल को जब हफ्ते 10 दिन, मतलब जो नॉर्मल डिजीज के पेशेंट हैं उनको हफ्ते दिन ट्रीटमेंट देने के बाद छोटा मोटा फिजिकल आप दे सकते हैं, बट ज्यादा फिजिकल नहीं, केवल फिजिकल पे ही मतलब आधारित नहीं करना है।
जैसे निक्का फ्री वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, वो सब दे सकते हैं आप। ठीक है, वो जैसे फ्रोजन शोल्डर में है तो कुछ फिजिकल वैसा है, वो सब दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे नहीं। ठीक है चिन्मय सर। जी, बात आवाज जा रही है आपके पास चिन्मय जी? जी सर, जी सर। क्लियर है, क्लियर है? जी 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 सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट किसी हमें भैया को मालिश कोई हमें मालिश पट्टी नहीं करते हैं सर, कई ना ट्रीटमेंट देके जैसे फायर कपिंग, ब्लड कपिंग, मतलब ये चीजें करते हैं, मालिश हाँ करते हैं, वो ये नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी ज्यादा खुद भी नहीं थकिए और ज्यादा पेशेंट को भी नहीं थकाइए। नमस्ते सर, मैं पूछूं कुछ? जी बोलिए बोलिए। थैंक यू सर, विपिन सर और परमिंदर जी, बहुत बढ़िया लेक्चर था सर। मेरे 2-3 सवाल थे विपिन जी। ये जो आप बोल रहे हैं अभी 12 लिवर 8 एडीआर देने का, अगर इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में या गॉल ब्लैडर की कुछ दिक्कत है तो या अभी जो गोल ब्लैडर परमिंदर कट गया, जिसका गोल ब्लैडर कट गया उसको तो आंख बंद करके 12 लीवर एटेरियर दीजिए। हाँ जी, और बट ओके। और परमिंदर जी ने बोला अभी पैनक्रियास का रोल भी है इन्फ्लेमेशन में, तो क्या हम नॉर्मल एज ए नॉर्मल के भी दे सकते हैं फिर 12 बिल्कुल लेवल बिल्कुल। केयर के साथ? देखिए नॉर्मल अजय नॉर्मल तो ए टू जेड चीज के लिए है। उसमें इन्फेक्शन भी है, इन्फ्लामेशन भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, हार्ट भी है, जो कुछ भी है सब चीज आ गया उसमें। हाँ, स्टेज 3 के कैंसर को नहीं देना है, लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 के कैंसर में तो हम लोग खूब दे रहे हैं। ये 2 पेन जहां कहीं भी ऐड करा रहे हैं, वो उनके फाइंडिंग में नहीं आया, लेकिन गुरुजी के फाइंडिंग में वो 2 पेन इंटू 6 जहां भी हम ऐड कराते हैं, गुरुजी के मतलब थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही ऐड करा रहे हैं स्टेज 2 के कैंसर तक को। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर नॉर्मल किसी इंसान को जोड़ों का दर्द है, इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, तो उनको हम नॉर्मल, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? नॉर्मल एज ए नॉर्मल 12 लिवर 8 एडीआर की पहले 12 लिवर 8 एडीआर 12 फिर? लीवर एटेरियर स्टार्ट में, क्योंकि अच्छा। नॉर्मल एज ए नॉर्मल खूब अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में 12 लीवर एटेरियर देके हमको तैयार कर लेना पड़ेगा शरीर को, कि मैं आ रहा हूँ तो एकदम तैयार रहा। तो उनको पता और लग सर, जाता है कि अब ये आने वाले हैं। पहले कहीं भी जाना है ना, पहले उनको इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये गेस्ट लोग हमारे आ रहे हैं, तो उनकी अच्छे से स्वागत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में गॉल एरिया को लेते हुए, स्क्रीन छोड़ के गॉल एरिया को लेते हुए पूरे पेन पॉइंट में अगर दर्द है, तो आप 12 लीवर एटेरियर दे के जब आप शरीर में 12 मतलब ये देते हैं नॉर्मल एज ए नॉर्मल भी, तो बहुत ग्रेट रिजल्ट मिलता है। जी सर। और दूसरी बात सर, आप बोल रहे हैं हम जब भी 2 पैन देंगे तो किडनी क्लियर देना ही है, तो ये जो आप जो 2 जब पैन भी मेटाबॉलिक है उसके बाद जब भी भी नहीं, किडनी लेकिन क्लियर दें? क्या? 2 पैन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट के बाद भी किडनी क्लियर देना जरूरी है? इसलिए उसमें देना ज्यादा जरूरी नहीं है कि 2 पैन मेटाबॉलिक में हम गैस ओनली भी दे रहे हैं और गैस आई भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है सर। और सर एक एक फॉर्मूला मुझे याद नहीं, अभी मैंने नोट नहीं किया, गलती हो गई, वो परमिंदर जी ने अपने लेक्चर में एक बताया था, 1.WD का कोई फॉर्मूला था, यूजिंग 2 पेन 1.WD। 1 WD। हाँ जी, 2 2 पैन पैन 1.WD। तो अभी सिर्फ 1.WD मतलब इंटू 3 करना है कि सिर्फ मिडिल पॉइंट पे WD देना है 1.WD? नहीं नहीं, तीनों तीनों पे। तीनों ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। जी बोलिए। सर, बढ़ते बच्चों को 2 पैन मेटाबॉलिक वाला देने में कोई दिक्कत तो नहीं? किसको? बढ़ते बच्चों को 2 पैन मेटाबॉलिक दे सकते हैं? 2 पैन नहीं वाला नहीं, मेटाबॉलिक? क्यों छोटे बच्चे को क्यों दे सकते हैं? हाँ, उस तरह का वही पोजीशन हो पूछ तो रही। दे सकते हैं, ठीक है कंडीशन के हिसाब से। नहीं तो छोटे बच्चे को शायद नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं, वो ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा उसका। ठीक। और एम वैसे एप्रिन? मेटाबॉलिज्म से परविंदर जी, मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ हार्मोन तो रुकेगा नहीं, लेकिन देने की जरूरत 2 पैन मेटाबॉलिज्म छोटे बच्चे को नहीं है, उसमें और हाँ सारा जी हाँ हिस्ट्री जी। देखना, बिल्कुल देख करके और दूसरा कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि मेटाबॉलिज्म है, सर इसलिए 2 पैन में और 2 पैन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा अंतर है।
ठीक है सर। लेकिन विपिन छोटे जी एक बच्चे, बात पूछ सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल। ये आपने बोला मल्टी हेपेरिन देने की कुछ कंडीशन रहती है। अगर किसी को बहुत सालों से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो तब मल्टी हेपेरिन क्या काम कर सकता है क्या? और भी सारा चीज देखिएगा, तब तो डायरेक्ट मल्टी हेपरिन तो देना नहीं चाहिए। इन्फर्ट वाला डायरेक्ट नहीं, केस, मतलब बाकी ट्रीटमेंट दिया आपने कॉन्स्टिपेशन, मतलब बाकी ट्रीटमेंट्स दिए 4-5 दिन दे के, फिर क्या मल्टी हेपेरिन ट्राई करें क्या? अगर बॉडी में करकपन मिले फिर भी, तो बॉडी में या ग्लैंड्स में तो खैर नहीं, लेकिन बॉडी में अगर ज्यादा करकपन है तो मल्टी हेपरिन वहां बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उनको खून दिखाओ, S4 S5 देते हैं तो हिप्स बहुत टाइट रहते हैं उनके। तो वैसे में दे सकते हैं, मल्टी हेपरिन दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। हिप्स बोर्ड नहीं, मतलब ऑल बॉडी, मतलब थोड़ा सा मसल्स भी करकपन हो, मसल्स वगैरह में टाइटपन हो, वैसे में मल्टी हेपरिन बहुत अच्छा रहता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई? विपिन सर, हेलो। हाँ सर। विपिन सर, ये जो टू पेन मेटाबॉलिक जो ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें कई बार जैसे एक ही बार देने के लिए बोला गया और उसमें 5 मिनट का गैप बताया गया है। नहीं, जिसको तो इसमें दोहराना पड़ता है ना, दोहराना पड़ता है, जिसको क्रिटिकल हो गया है, क्रिटिकल केस है और दोहराना है, तो हम दोहराने के लिए बोलते हैं कभी कभी किसी किसी को कि 5 मिनट का गैप दे के रिपीट कर दो इसी को। क्योंकि कई एक बार दिमाग में लोग के ये बैठ जाता है, ये नहीं समझता कि शरीर को समझने का जरूरत नहीं समझता कि हम अपने शरीर को समझे कि आखिर 2 मिनट का ये ट्रीटमेंट दिया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ। सीधे वो समझते हैं कि अरे ये तो दिया 5 मिनट ही। तो वैसे लोगों के लिए 5 मिनट गैप करके फिर रिपीट कर देना चाहिए। फिर बोलते हैं कि अगर उसे भी संतुष्ट ना हो तो थोड़ा सा 60 TF गॉड लीवर वगैरह दे के उनको मतलब टाइमिंग भी मतलब मेकअप कर लो। अच्छा सर, जैसे हम जब दोबारा मेटाबॉलिज्म देंगे, जैसे हमने फर्स्ट पे दिया अपर पॉइंट पे, सेकंड पे हम मिडिल पे ही देंगे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, हर एक अगर चीज हमें सेम टू होगा। हाँ, अगर हमें 2 टाइम देना है तो पहले अपर देंगे और 5 मिनट के गैप के बाद मिडिल पे दे देंगे बस। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब एक सेट की बात बोल रहे हैं कि हाँ, दो सेट, टू पैन पूरा सेट मेटाबॉलिज्म मतलब टू देना है तो। हाँ, पूरे सेट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं पूरे सेट में तो वैसे पहले वाला में अपर, सेकंड वाले में मिडिल, थर्ड वाले में डाउन, तो ये गैस ओनली गैस आई में केवल होगा। बाद बाकी तीनों में, तीनों राउंड में तीनों पॉइंट देंगे। गॉल लीवर में तो हम तीनों पॉइंट को लेंगे ना, तीनों सेट में तीनों पॉइंट आ रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सभी और को नेक्स्ट, आशीर्वाद। एक मिनट, ये मैंने एक वीडियो भेजा था कुछ दिन पहले, ये टू पैन मेटाबॉलिज्म में कैसे देना जी है जी टू पैन जी मैं भेज देता हूँ वापस से। जी जी, वीडियो भी भेजे हैं, और वो गुरुजी के यहाँ आश्रम का जो वो बुकलेट था प्रिंट आउट, वो भी भेजे थे आप। जी हाँ, वही तो। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था, सत्येंद्र पाल जी अभी नहीं है, फिर भी वो कभी कुल सुन लेंगे। उन्होंने पूछा था कि भाई जिनको ये मैंने कंप्यूटर और लैपटॉप को ज्यादा यूज करने में उनको मैंने आंखों के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने, अगर सत्येंद्र पाल जी हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं ये लग रहा तो है। ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरतमंद, मतलब ये टॉपिक है, हाँ, इसलिए बिल्कुल। तो इसमें इसमें हमको क्या क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जी मैंने इसको यूज भी किया है और इसका रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। क्या जी है जी कि एक तो है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, सर्विकल में, मैंने हमारे गर्दन में बहुत दर्द रहता है, और वहाँ वो दर्द आता है जाता है, ये भी होता है। तो उधर के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन ट्रीटमेंट देंगे, और उसके बाद मैंने हेपारिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम 2 मेडुला इंटू 3, फिर हेपारिन ट्रीटमेंट दो, फिर 2 मेडुला इंटू 3 दो, क्योंकि 2 मेडुला इसमें बहुत काम करता है बहुत अच्छी तरह से, और ब्रॉडमैन एरिया घिसाई वगैरह कर सकते हैं। तो जी ये एक सिंपल ट्रीटमेंट है जो मैंने सर्विकल प्रॉब्लम्स के लिए जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उनकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ लैक्रिमल डक्ट पॉइंट तो देना ही देना है, तो वो भी यूज कर सकते हैं।
और जी जी बस इतना तो कम से कम कर सकते हैं। बहुत वैसे तो बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं, तो बट दिस आर सिंपल थिंग। तो ये जो सर है ट्रीटमेंट जिनको दोहरा देंगे सर आप, यार ये या आइस वाला आइस के लिए जो आप डेफिनेट हो जाएगा। आप सुन अच्छा लीजिए। आचार्य रिपीट करें वो ट्रीटमेंट टू मेडुला इंटू टू क्या? हाँ हाँ रिपीट करें वो ट्रीटमेंट रिपीट करें। सुनो सुनो ये मैंने गुरुजी के साथ जाति दुश्मनी है। ये गुरुजी ने जो बोला मैंने बोला, बस मेरे को अभी मैं थोड़े ही रट्टा मारा था मैंने, उन्होंने बोला मैंने आपको कह दिया। वो टेप में सुन लीजिएगा, ये तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग आने वाला है, सुन लीजिए प्लीज। जी जी क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे मालूम तो नहीं, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे डाल ही दिया जाता है रिकॉर्डिंग। हाँ तो ओके मुझे मालूम नहीं है अभी क्या बोला उन्होंने। मैंने जो जो उनको बोला मैं उस समय मैंने बता दिया, बस खत्म। ओके 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 बुरा मत मानना। मैंने अभी मैं उल्टा सुल्टा बोलूंगा, मैं फिर रामचंद्रन बोल रहा हूँ, अभी उससे पहले गुरुजी बोल रहे थे, तो ओके वो ओके सॉरी। ओके ओके ठीक है सॉरी, ठीक है, माफ तो कर। अभी 10 बजने वाले हैं, और किसी के इमरजेंसी क्वेश्चन हो तो कृपया। प्रणाम आचार्य जी, मैं राजू सिंह। ये जो अभी आचार्य जी ने जो ट्रीटमेंट बताया ना, यही मैं भी एक पेशेंट को दे रहा हूँ सर। और इसमें बहुत सर अच्छा। मैंने ऐसी ट्रीटमेंट को ऐड किया है, और उससे भी सर 3 दिन में अच्छा रिजल्ट मिला है सर। यही सेम कंडीशन थी जो लैपटॉप पे डिजाइनिंग का वाह काम बहुत करते हैं। अच्छा। देखिए देखिए अभी आचार्य जी के फॉर्मूला का को सत्यापित भी हो गया कि जो भी होते हैं गुरु जी के मुख से निकलते हैं, आचार्य जी जो बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात हम सबों के लिए। ये सचमुच राज सिंह जी, मुझे तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मैडम ने पूछा मैं क्या जवाब दूं, मैं समझ में नहीं आया, आपने उसका ये समर्थन दे दिया। बस अभी सब लोग सुन लेंगे और वो बहुत लाभान्वित हो जाएंगे, और इसको बाद में आचार्य जी परमिंदर जी आचार्य जी लिखित। आपके आचार्य जी आपके ऊपर क्वेश्चन हो और गुरु जी चुप रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। किसी न किसी रूप में गुरु जी आकर के उसको पूर्ण करते ही करते हैं। करेक्ट ये सदा करेक्ट, ही सदियों से देखते आ रहे हैं हम लोग। तो ऊपर वाले की कृपा है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो परविंदर जी। जी सर। हाँ बहुत माइक एक बार में खुल गया, हैंड रीच कीजिए। जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो वो हैंड रेज कर लीजिए एक बारी, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। कोई भी पूछने क्वेश्चन अगर हो तो कृपया भाई बहनों आप लोग हैंड रीच बोलिए करें। रंजीत जी। रंजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ना ये है कि जैसे ये सब हम बीमारी के हिसाब से फॉर्मूले वगैरह सेट करते हैं, जी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ दिल्ली में ना आसपास मेरे जिम है, तो जिम वाले अक्सर आ जाते हैं कि मेरे तो ये कंधे में दर्द हो गया है, ये हो गया है। या कभी कभी जिम वाले डॉक्टर जैसे ऑर्थोपेड वगैरह के पास चले जाते हैं, तो वो लिख देते हैं कि इनके रोटेटर कफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो ये शोल्डर की इंजरी को या ये रोटेटर कफ में हाथ ऊपर नहीं जा रहा, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा, इन चीजों को कैसे फेस करें? उसको नॉर्मल है नॉर्मल देख के, और B12 थोड़ा सा दबा के B12 बढ़िया लेफ्ट बीटा इन्फॉर्मेशन दीजिए। और सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इसको तो 60 TF गोल्ड लीवर इंटू 3 दे दीजिए, फिर नॉर्मल है नॉर्मल दीजिए, और लेफ्ट बीटा इन्फॉर्मेशन दबा के दे दीजिए, असर आ जाएगा। कहाँ जाइएगा उनको शोल्डर में दर्द खोजने। ये बहुत इजी अच्छा, फॉर्मूला है क्योंकि शायद सर वो इंजरी का वो रोटेटर कफ में जैसा लिखा, हाँ तो 60 TF गोल्ड लीवर देखिए अब नॉर्मल है मतलब जैसे लिखा। जो प्रॉपर जो सिस्टम से आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने, उनको तो आप सिस्टमेटिक ढंग से सारा पेन पॉइंट हिस्ट्री सारा लेकर के देंगे। लेकिन ये जो जी जिम वाले लोग आएंगे ये तो आपको एक दिन के लिए आए हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हाँ, कैसे मिले इसके लिए ये सेट आप देख मतलब बना ले। एक 60 TF गोल्ड लीवर इंटू 3 नॉर्मल अजय नॉर्मल, और B12 लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या B12 ट्रीटमेंट अच्छे से दे दीजिए। ठीक 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 ठीक। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी
ट्रीटमेंट साबित होगा, ये दे के देखिएगा। नहीं नहीं सर, पक्का ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि जिम वाले अचानक ही आ जाते कि अभी मैं जिम कर वही, रहा था, और मेरे वो कंधे कल में नहीं दर्द आ आएंगे, गया। और कल नहीं आएंगे फिर वो आपके पास। तो कल फिर 10 ठीक। लड़के को लेकर के आए, ये ऐसा फॉर्मूला उनको देना है। और ये फॉर्मूला जो अभी आपको बताया, वो एक दिन पहले दिन अकेले आएंगे, नेक्स्ट डे 10 बच्चे को जरूर भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे तो। अरे जा हम तो गए थे वहां, मेरा एकदम ऐसे निकल गया था दर्द, या इतना रिलैक्स मिला था। तो एक तरफ दर्द भी निकलेगा, दूसरे तरफ B12 देते देते वो थोड़ा सा स्टेमिना भी आ जाएगा बॉडी में उनको। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। और दूसरी लेफ्ट बात है साइड में ऐसे ज्यादा- केसेस में, सॉरी, दूसरी बात है ऐसे केसेस में फिजिकल ट्रीटमेंट एकदम मत दीजिए। उनको नहीं लगना चाहिए कि ये कोई मालिश थेरेपी है। तो जी इसलिए बिल्कुल नहीं, तो वो तो 10 को मालिश के लिए लेके आ जाएंगे आपके पास। हाँ, तो इसलिए केवल जैसे इन्होंने बोला ये 62 फिंगर कॉलिवर वगैरह यही सबसे बढ़िया है। और बहुत ही मैंने कृपया माइक बंद रखिए, किनका माइक खुल गया बीच में? हाँ, 62 फिंगर गॉल लीवर सचमुच बहुत ही कमाल की चीज है। और ये पूरा सीक्वेंस इतना ही देना है, लेफ्ट वेट्रोन फॉर्मेशन या B12, बहुत ही बढ़िया ये सीक्वेंस है। ये आप जरूर करिएगा, लेकिन कोई भी फिजिकल पॉइंट मत देना, कोई भी मालिश नहीं देना उस दिन ऐसे लोगों के लिए। ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, जल्दी में अगर आता है तो केवल 15 मिनट ULITR दे दीजिए ना। अच्छा जल्दी में अगर आता है तो सर जल्दी हमको कर दो, तो हमको बहुत थोड़ा सा ये हो रहा है। 15 मिनट ULITR दीजिए, क्योंकि वो फिजिकली टाइट लोग ही फिजिकल ये जाते हैं जिम में। बीमार लोग टीबी के मरीज नहीं जाते उसमें, या कोई क्रोनिक डिजीज के लोग। तो उनको 15 हाँ मिनट सर, ये ULITR दीजिए, तुरंत बूस्ट हो जाएंगे वो। हाँ, अगला ठीक ठीक क्वेश्चन ठीक। किसी भैया का है, आइए। जी शायद हाँ जी, सबके नहीं क्वेश्चन हो चुके हैं। समूह के क्वेश्चन हो गए हैं। तो फिर हाँ जी, फिर क्लास को हम एंड कर देते हैं अभी। 12 ADR वाला जो है वो हाँ, एक ADR देना है, 2 बार देना है ADR? 2 बार 8 ADR 2 बार देना है। 6 ADR अगर देना हो तो 3 बार भी दे सकते हैं। 10 ADR की जरूरत हो तो 1 बार दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम के और डिजीज हिस्ट्री के हिसाब से ये देना है ADR। ओके। सर नमस्कार। ज्यादातर 12 लीवर के साथ 6 या 8 ADR ही चलता है। हाई BP 6 ADR, नॉर्मल BP 8 ADR। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार रामपाल जी। सर एक बात बताइए, जैसे कई बार दाढ़ में दर्द होने लगता है, एक साइड को थोड़ी स्वेलिंग भी आने लगती है, या फिर दांत में दर्द किसमें? होने लगता है। दांत में? दाढ़ में, या फिर कभी दांत में ना? जैसे दांत में। हाँ, हाँ दांत में हाँ दांत बोल रहे हो? हाँ जी टूथ में? चबाने वाले दांत। हाँ हाँ, दांत में, चबाने चलिए। वाले हाँ दांत में, और साइड में जो दाढ़ें होती हैं, जो साइड में दाढ़ होती हैं, वो कई हाँ बार दर्द होने लगता है, और स्वेलिंग सी भी उसमें हल्की हल्की लगती है। और जैसे पानी पीते या सुबह सुबह उठ के पानी कुल्ला करते तो ठंडा पानी लगता है दांतों में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमसे अगर आंसर चाहते हैं तो हम लेफ्ट राइट पूछेंगे। लेफ्ट साइड वाले दांत में बताइएगा तो सीधे बोलेंगे कि 60 TF लीजिए, और गोल मतलब 15 मिनट ULITR ले लीजिए, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। अगर राइट में है तो 60 TF गॉल लीवर लीजिए, और फिर थाइमस ले लीजिए, 1 थाइमस या 2 थाइमस ले लीजिए, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। जी सर। और सर जो पानी, जो ठंडा पानी लगता है सर दांतों में, किधर लगता है? पूरे दांतों में लगता है? सर ये तो मेरे को ही लगता है पूरे दांतों में, मतलब दोनों साइडों में दांतों में लगता है। तो आपको तो बहुत सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, वो सब आप लेते नहीं हैं। सर दांतों के लिए? हाँ हाँ, देखिए किसी खास चीज के लिए तो है नहीं अपने पास फॉर्मूला। जी 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 वो जी। तो थ्रू डाइजेस्टिव भी कोई भी काम शरीर में करेगा। अपना न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। नहीं तो गुरु जी का वो टाइलिन पॉइंट ले लीजिए ना। हाँ जी। टाइलिन पॉइंट लीजिए, वो तुरंत रिलैक्स कर देगा। जी 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 टीथ पॉइंट है, टाइलिन पॉइंट है। जी सर।
अच्छा, अगर आपको मैंने सभी थेरेपिस्ट को अपने आप को ट्रीटमेंट लेना मुश्किल होता है, मुझे भी पता है, तो शेड्यूल सर सुनिए। इतना बिजी हो जाता है कि अब मेरे साथ मेरे एक काम के साथ में 2 काम जुड़े हुए हैं। वो बच्चों का जो एनजीओ वो भी जुड़ा हुआ है सर, उनको लाना ले जाना बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो, अभी आचार्य जी का सुनते हैं हम लोग। सुनिए, आपको ये ट्रीटमेंट लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें तकलीफ होती है बीच बीच में। तो क्या है, एक बहुत सिंपल और बहुत ही प्रभावशाली मैं ये एक पाउडर बताता हूँ जो खुद बनाना पड़ता है, और वो आप वहां लगा दीजिए जहां भी आपको सेंसिटिव है, वो जगह में लगा दीजिए। दिन में 3 या 4 बार लगाना पड़ता है, तो एक ही दिन के अंदर आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। क्या है वो पाउडर? मैंने समान मात्रा में नीम का पाउडर, त्रिफला का पाउडर, नीम और पत्ती का। हाँ, नीम का पाउडर रेडीमेड मिल जाता है, पत्ता वत्ता चाहो पाउडर बनाओ, रेडीमेड मिल जाता है पतंजलि से या किसी से भी, बैद्यनाथ का मिल जाता है नीम का पाउडर। तो नीम का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर ले लीजिए, और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ठीक है, इसका आप ये बना के रख लीजिए। और मैंने थोड़ा नीम का पाउडर ज्यादा भी हो तो भी चलेगा थोड़ा सा। तो उसको जैसे ही आपको जहां भी सेंसिटिव है उस जगह में अपने उंगली से, वो भी बीच वाली उंगली से, पहली वाली उंगली नहीं, मैंने जो बीच वाली, तो वो लंबी उंगली जो है उससे दांत में उस जगह में लगा दीजिए, और मैंने 10-15 मिनट मुंह में रहने दीजिए। उसको फेंकने की भी जरूरत नहीं, अगर हो सके तो उसको गिल लीजिए, और नहीं गिला सकते हैं तो फेंक दीजिए, वो दूसरी बात। तो इसको ऐसे 2-3 बार करने से वो जगह में वो दर्द, वो नीम का पाउडर जैसे ही जाएगा वो दर्द कम होने लग जाएगा। और आपको ऐसे दिन में 3-4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे शाम तक वो दर्द निकल गया। और दूसरा है, जैसे इन्होंने बताया, एक सिंपल ट्रीटमेंट है 62 फिंगर गॉल लीवर और एम हेपरिन हम खुद भी ले सकते हैं। आपको पता है कि भाई 6 मेडुला हम अपने आप ले सकते हैं, 8 पैन भी ले सकते हैं, 7 लीवर भी, चेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो ये दोनों आप ट्राई कीजिए। और ये पाउडर बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। ठीक है, ओके, आशीर्वाद। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है परविंदर जी। जी सर, ओके सर, गुड नाइट सर। जी सर, जी सर। ओके, तो थैंक यू शुभ सर, बहुत रात्रि। बहुत धन्यवाद। जी, शुभ रात्रि नमस्कार जी। सर, थैंक यू। गुड नाइट। प्रणाम, थैंक यू। सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड सभी नाइट। को सप्रेम आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच, शुभ आचार्य जी, रात्रि। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम आपको, प्रणाम। आचार्य जी के चरण कमलों में बार बार वंदन। थैंक यू जी, आशीर्वाद। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, आशीर्वाद। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, आशीर्वाद। चलिए, छोड़ते, अभी बंद करते। जी जी सर, बिल्कुल। जी। ओके सर, गुड नाइट। ओके, तो सभी को जय गुरु जी, जय निरुद्र जी। गुरु जी जय निवृत्ति।